अगर आपके इर्द गिर्द कामयाब लोगों के चेहरे हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप नाकाम हो जाएं। लिटरली वो प्रेशर में नजर आ रहे थे उनके बॉलर्स के, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इसके खिलाफ जाएं किस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये अटैक कर रहा है हर बॉलर। मैं अगर समझता हूँ कि मेरा कोई उस्ताद है ना तो वो ये मोबाइल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मेरे साथ आप भी मौजूद हैं। जी, मेरा नाम है मुदस्सिर इकबाल। मेरा ख्याल था शायद आप भी तारुफ करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि पूरी तरह से छाई हुई हैं सर्दियों में। इतना देखें सुबह सुबह तैयार होके आज मैं ज़्यादा तैयार होके आ गई हूँ। ये आज के ऊपर थोड़ा सा वायरल तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन सर्द मौसम और आज कराची में भी थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में दर्जा हरारत 3 और 5 जो है। इस्लामाबाद और लाहौर के दोस्तों से जब रात के बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तकरीबन बस फ्रीज़र तैयार हो गया है और उसमें आजकल हम रह रहे हैं। लेकिन कराची वालों का क्या हाल है? तो हमने कहा कराची में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में एक स्पेल होता है 5 से 6 घंटे के जिसमें थोड़ी सी गर्मी है, बाकी शाम अच्छी है, सुबह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, मॉडरेट सा वेदर है। मतलब ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत गर्मी है, इंजॉय करने वाला मौसम है। तो उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं ना मोतदिल मौसम, वो यहाँ चल रहा है। और कराची के लोग आजकल सड़कों पे थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ स्कूल्स की चल रही हैं, कुछ की और कुछ की खुल गई। अच्छा, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा लगती है। इस वजह से भी ज़रा घरों में रहने। खैर, अच्छा मौसम, शुरुआत दिन की हमने बड़े अच्छे अंदाज में करनी है। और अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहते हैं जी कि अगर आपके इर्द गिर्द कामयाब लोगों के चेहरे हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप नाकाम हो जाएं। अच्छे दोस्त बनाएं और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। कितनी प्यारी बात है। बहुत ज़बरदस्त है कि आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो आप पर असरअंदाज होता है, और जब वो असरअंदाज होगा तो फिर आपका जो मिजाज है वो भी बदलेगा, आपकी कामयाबियां भी होंगी, और जो नाकामियों का हर वक्त रोना रोते हैं वो अगर कामयाब लोगों के साथ बैठे हैं तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम बढ़ते हैं और दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर की जानिब बढ़ेंगे। तो बड़ी खबरों में बहुत कुछ है। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान को अब तक जीत तो ना मिली, लेकिन हीरो ज़रूर मिल गया। आमिर जमाल छा गए। मुसलसल ज़बरदस्त बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंसेस। कौमी टीम में लंबे अरसे बाद कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नजर आ रहा है। ईरान में कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर धमाकों में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत, जिम्मेदार का तयन अब तक न हो सका। अलबत्ता क्या ये गजा में जंग के असरात हो सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। शहर गुजरात की सुरीली आवाज़ के सोशल मीडिया पर चर्चे। मधुर धुनों पर सुर बिखेरने वाले जुनैद भट्ट को सारिफीन पाकिस्तानी अरिजीत सिंह करार दे रहे हैं। ड्राइवरी से गुलकारी के सफर में चलता मुसाफिर आज दुनिया बोल है का मेहमान होगा। जिस्म में मौजूद और जान भी, मगर कंट्रोल किसी और के हाथों में। दुनिया आज वर्ल्ड हेप्टानिज्म डे मना रही है। हेप्टानिज्म की साइंस जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ज़बरदस्त मेहमान है जो कि आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं। इन तमाम बड़ी खबरों को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो पहला जो हैशटैग है वो बड़ा अफसोसनाक है। ईरान के शहर किरमान में धमाका हुआ, तो हैशटैग किरमान इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पर 2 धमाकों में 103 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 150 से ज़ायद जख्मी हैं। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर ही कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे कि मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए जो धमाका खेज मवाद था वो फटा है। बिल्कुल, और धमाकों के बाद शहर भर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि आज ईरान में यौम सोग का ऐलान किया गया। पाकिस्तान, कतर और अमेरिका की जानिब से धमाकों की मजम्मत की गई। ट्रेंड में सारफीन शहदा की फैमिली से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 82,000 से ज़ायद सारफीन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है कि जो ईरान में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक जानिब फ़लस्तीन का मामला, गज़ा में मुसलसल बमबारी इसराइल की, और दूसरी जानिब ये वाक़या होना
ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही कासिम सुलेमानी को भी अटैक करके मारा गया था और अब उनकी बरसी पर फिर ये वाक़या है, तो ये हालात उस खित्ते के अंदर भी कशीदा हो सकते हैं बिल्कुल और कुछ ममालिक के भी आपसी। बिल्कुल, इस पर हम डिटेल में बात करें। दूसरे हैशटैग की तरफ आते हैं जो कि हैशटैग आमिर जमाल है। पाकिस्तानी बॉलर आमिर जमाल छाए हुए हैं। सिडनी टेस्ट के पहले रोज़ नवीं पोजीशन पर आने के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के उन्होंने दिल जीत लिए हैं। अभी हमने वही बात की थी ना कि हम सीरीज़ तो नहीं उस तरह से जीत पा रहे, लेकिन हीरो ज़रूर हमें मिल गए हैं। बिल्कुल, 2 छक्के 4 चौके उनके थे और 42 उनके नज़र आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त हमने ये देखा कि उन्होंने खेला है। और फिर सबसे बड़ी बात है, मीर हमज़ा उनके साथ मुसलसल स्टे किए रखा। उन्होंने बहुत सी बॉल्स खेली लेकिन आमिर जमाल को हिटिंग का मौका दिया और पाकिस्तान जो एक सिचुएशन था कि शायद 200 स्कोर है वो फिर अब 300 प्लस पे ले जाया गया। और याद ताज़ा हो रही थी कल अब्दुल रज़ाक की आमिर जमाल को देख के मुझे, अच्छा, कि लंबे हिट कर रहे हैं, वो हाइट में भी है और जो हाइटेड बॉल है उसको भी बड़ा अच्छा वो पुल भी कर रहे थे। चलिए देखें, इनको एक्सपोजर मिला है तो ज़ाहिर है इन्होंने प्रूव किया खुद को। तीसरे अगर हैशटैग की बात करें तो जिन्होंने खुद को प्रूव किया है, ये कैसे मुमकिन है कि उनको वो उस तरह से एक्नॉलेजमेंट ना मिले, पजीराई ना मिले। खैर, तीसरा जो हैशटैग है वो वार्नर है और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर एक्स पर उनके हवाले से बात हुई है। आज सिडनी टेस्ट का दूसरे रोज़ का खेल जारी है, तो आमिर जमाल की बॉल पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। पहला टेस्ट खेलने वाले जो तमाम खिलाड़ी हैं, मैं उनके हवाले से लाजमी तौर पर बात करूंगी। तो अभी वार्नर को नई जिंदगी मिली है। जो वार्नर को तो पाकिस्तानियों ने तो रखा हुआ है ना कि वार्नर का कैच जरूर ड्रॉप करना है। कभी अब्दुल्ला शफीक और अब साइम अयूब ने कैच ड्रॉप हो चुका है वार्नर। नहीं, साइम अयूब ने पहले ही जो है ना वो ड्रॉप कर दिया कैच। सही। तो सारफीन इसलिए इस वक्त एक्स पर खासा बरहम है कि भाई ये वार्नर का हर कैच ड्रॉप करना होता है, क्या चक्कर है। कभी अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप कर रहे हैं, कभी कोई और ड्रॉप कर रहा है, आज साइम अयूब ने कैच ड्रॉप किया। तो बहरहाल ये अजीब व गरीब मामलात हैं। चले जी, खेल में ऐसा हो जाता है, कभी ड्रॉप नहीं होता। खैर, अभी मैं दोबारा उस खबर की तरफ आऊँगी जो बड़ी सीरियस खबर है, संजीदा है, अफसोसनाक भी है और दिल दुखी भी है। कल से अब तक गज़ा और ईरानी शहर किरमान से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। दोनों मकामात पर 24 घंटों में 400 अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात हैं। गज़ा पर कल दोपहर के बाद इजरायली तैयारों ने दोबारा वहशियाना बमबारी की है। इससे पहले बुध की सुबह भी एक एयर स्ट्राइक हुई थी। इत्तलात हैं कि ताज़ा इजरायली हमलों में मज़ीद 207 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद अब जो शहदा है उनकी 22,185 हो गई है। बल्कि दूसरी जानिब अगर हम ईरान की बात करें तो शहर किरमान में अल-कुद्स ब्रिगेड के मरहूम जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में कम से कम 103 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी की यह कार्रवाई ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के मौके पर उनके मकबरे के नज़दीक की गई और मकामी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान में दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। किरमान के एक अस्पताल में मकामी सहाफ़ी ने बताया कि इस वाक़े में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में जब गज़ा की सिचुएशन खासी ख़राब है, ईरान का स्टांस बहुत क्लियर है, तो इतना बड़ा धमाका और वहाँ पर उसके बाद हलाकतों के ये मामलात, खित्ते की सिचुएशन क्या हो सकती है? नहीं, ये तो पहले भी आपके प्रोग्रामों में और दूसरे प्रोग्रामों में जिक्र किया है मैंने और मुझ जैसे लोगों ने कि ये तो खित्ते में एक हिद्दत और एक शिद्दत तो बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ था तो अंदाज़ा हो रहा था और अब उसके असरात और अवामिल बिल्कुल सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ परसों लेबनान में डिप्टी हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का, जिसका लेना देना कोई नहीं था कासिम ब्रिगेड से, उसको हलाक कर दिया गया और उसके साथ कोई 5 दूसरे हमास के अफराद हलाक हो गए। और साथ साथ लेबनान के सदर्न इलाके में इजराइल ने डीप इनटू लेबनान वो पहली दफ़ा 2006 के बाद हमला किया। इसको मैं इधर रोकता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ। और साथ साथ ईरान में जो कल हुआ वो बड़ी ख़तरनाक बात हो गई। ईरान और उन पहले चपखलिश थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी और ये काफ़ी अरसे से इलाके में ईरान, और इसको मैं बड़े पैराहे पे अगर ले जाऊं
तो ज़ाहिर है ईरान एक बहुत बड़ा एलाई है चाइना का अभी, और रशिया का है। रशिया से मुलाकात हुई है रईसी साहब की, जो सदर हैं ईरान के, अभी 7 दिसंबर को पुतिन से वो गए थे मॉस्को में। तो एक तरफ तो वो ताल्लुकात, दूसरी तरफ ईरान के जो शुरू से मुखालफत रही है इजराइल की और यूएस की, उनके इनरिचमेंट के हवाले से। और तीसरी बात, इनरिचमेंट ईरान जब से जेओसीपी जो उनका मुआहदा था, जब से उन्होंने विड्रा किया, यानी कि जब ट्रंप ने विड्रा किया उसके बाद से ईरान, ये बात मैं बात कर रहा हूं, हालिया सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जो कि ये सोच रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कुछ आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी, या जैसे जंगबंदी हुई उसके बाद ये कोशिश थी कि शायद इसको रुकवाया जाएगा, जो ये एक जारियत का सिलसिला जारी है वो बिल्कुल थमने में नहीं आया। क्या हालात हैं? क्या हम एक 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? चीज़ें उस तरफ जाने वाली हैं? नहीं, ये सवाल मुझसे बाकी लोगों ने भी किया है। देखें, ये 3rd वर्ल्ड वॉर का तो इरादा नहीं हो सकता दुनिया में किसी भी मुल्क का, लेकिन हादसाती तौर पर अगर कोई बात हो गई तो 3rd वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है, और वो म्यूचुअल तबाही, पूरी दुनिया की तबाही का बायस बनेगी। इसलिए उसके जानकर कोई मुल्क नहीं करना चाहेगा, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो। लेकिन जिस डगर पर ये चल रहे हैं उस डगर पे जाते हुए हादसात हो सकते हैं, और वो इस मामले, आप इसी की बात कर लें जो मैं जिस गहराई में बात करना चाह रहा था, दोबारा वहां से शुरू करता हूं। आप इसी की बात कर लें, कासिम सुलेमानी जो वहां के 22 साल तक कमांडर रही हैं, जिन्होंने पूरी मिडिल ईस्ट में एक नेटवर्क बनाया है अपने कुद्स का, जो उनका एक नेटवर्क है जो कि हर जगह फैला हुआ है, और अगर उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया तो ये भड़क सकती है आग बहुत ज्यादा। अभी हुआ ये है कि जैसे ही धमाका हुआ है और इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई, उसके बाद रईसी साहब ने भी बता दिया, और उसके साथ साथ वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने भी कह दिया कि ये ज़ायोनिस्ट का खेल है, और ये चाहे टूल कोई भी इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि टेररिस्ट एक्ट है, और अमेरिका व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये, इसमें हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि इजराइल की तरफ से या किसी और की तरफ से, और यही बात उन्होंने लबनान में की है। लेकिन आप दूसरी तरफ ईरान जो इल्ज़ाम लगा रहा है, और वो उनके पास, वो कहते हैं कि हम बहुत जल्द इसके शवाहिद पेश करेंगे, यानी कि, और कहते हैं कि हम इसको बहुत स्विफ्ट तरीके से, यानी बहुत जल्दी हम इसका बदला लेंगे। तो आपने याद होगा 4 साल कब जब कासिम सुलेमानी साहब को जब असैसिनेशन की गई थी, तो ट्रंप ने वहाँ रोस्टम पे आके कहा कि हमने दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट मारा है, जिसके एवज इसका अमेरिका का बेस था, जिसपे कि उन्होंने कई मिसाइल दागे ईरान ने, और अमेरिका ने उसको रिस्पांस नहीं किया उस वक्त। ये उसी वक्त की बात है 4 साल कबल, और उसमें ये है कुर्दों के इलाके में ये ईरान ने हमला किया था। अब मुझे महसूस हो रहा है कि आजकल में कोई ना कोई ऐसी वाकया होने वाला होगा ईरान के, ज़ाहिर है उसका ईरान की अपनी नेशनल तशख़्ख़ुश है, और ईरान इस मामले में बहुत प्राउड कौम है ईरानी, तो वो इसमें ज़रूर कुछ इस मामले में बदला लेने के लिए कुछ करना चाहेंगे, और अगर ये हुआ तो जाहिर है उसमें मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। दूसरी साइड पर आपने गाजा का जिक्र किया, गाजा का तसलसल तो उसी तरीके से जारी है, हमास का हो गया। सीरिया में एक बहुत खतरनाक बात पिछले हफ्ते हुई है, जिसमें कि उन्होंने एक और कमांडर जो कासिम सुलेमानी के बड़े अच्छे और गहरे दोस्त थे, उनको हलाक कर दिया गया है, जनरल सैयद अल-मूसवी को। तो वो भी एक बहुत बड़े कमांडर थे, जो कि वहाँ एडवाइजर के तौर पे, जो लीगल है बिल्कुल एडवाइजर के तौर पर सीरिया में थे, उनको भी हलाक कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि एक टेंशन मजीद एक तरफ बढ़ रही है। आज तेल 3% से ज़्यादा, यानी दुनिया का फ्यूल बढ़ गया है, और ये इस वक्त अब माल बर्दारी के मामलात में भी इसका असर पाकिस्तान और बाकी ममालिक पर तो पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए, वरना हम पहले ही एक मखदूश मईशत में हैं, और सियासत तो डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये मईशत पर असरात होंगे, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक अटैक है, और उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है वो खासी ख़राब हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद सफ़ीर, और ये इस तरह से जो खेल खेला जा रहा है सहरिश ख़ित्ते में, इसके असरात इस रीजन पर, जिसमें पाकिस्तान भी है और जिसमें मिडल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ हैं, वो हो गए, वो लगी है आग।
तो अब घर सबके जलेंगे, वो वाली सूरत हाल है जो और इजराइल देखिए में जंग भड़का तो है। वैसे भी किसी मसले का हल नहीं होती कि आप इंतशार या फिर इस तरह की कार्रवाइयों से एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें। ये किसी मसले का हल नहीं है, बैठकर बात करने से ही मामला जो हैं वो हल की तरफ जाते हैं। खैर अल्लाह बेहतर करे, हम दुआ ही कर सकते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि उनके हक़ में बेहतर हो। अभी हमें बात करनी है कुछ खेल के हवाले से। तो सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ख़राब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 विकेटों पर 116 रन्स बना लिए। इससे कबल पहली इनिंग में पाकिस्तानी टीम 313 रन्स बनाकर आउट हुई है। आमिर जमाल ने 82 रन्स की शानदार इनिंग खेली है, तभी उनकी तारीफ हो रही है। फिर मैंने सुना है रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया है और उनकी भी जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं या मीडिया एंकर्स हैं उन्होंने बड़ी तारीफ की। बिल्कुल, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे इस पिच पर। ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इब्तदाई विकेट्स आउट हुई हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जो विकेट्स हैं वो गई हैं, लेकिन रिजवान और फिर आमिर जमाल तो खैर खुलकर जिस तरह से ऑलराउंडर्स की तरह खेल रहे थे तो उससे पाकिस्तान को खासा फ़ायदा होगा। सैयद मोहम्मद उवैस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज खेल जो है वो ख़राब रोशनी के बायस अब रोका गया है, लेकिन मैच अभी भी फैसला कुन हो सकता है क्योंकि आज तो दूसरा दिन है। उवैस साहब, पाकिस्तान की टीम ऊपर तो हमने 0-0 ओपनर्स को देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड करने की कोशिश हो रही थी। शान मसूद भी, बाबर आजम भी कामयाब नहीं हो पाए। रिजवान और आमिर जमाल 2 प्लेयर्स जिनके 80+ हैं और पाकिस्तान इस वक्त कुछ बेहतर सिचुएशन में आया है। मैच किस जानिब देख रहे हैं? पाकिस्तान क्यों इतना अंडर प्रेशर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान का तो मैंने कल भी आपसे एक बात की थी कि पाकिस्तान टीम अगर इस मैच में रहना चाहती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। एग्रेसिव अपना माइंडसेट से जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको प्रेशर में नजर आएगा। कल आपने आमिर जमाल की इनिंग्स देखी तो 5 जब बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने कल यूज किए थे तो ऑस्ट्रेलिया लिटरली वो प्रेशर में नजर आ रहे थे उनके बॉलर्स की। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इसके खिलाफ जाएं किस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये अटैक कर रहा है हर बॉलर को उन्होंने मारा है। तो वही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ती है। मसला सारा आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का है। कल अनफॉर्चुनेटली फिर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने अपना जो एक आप कहते हैं ना कि जाल बिछाते हो मिडिल ऑर्डर के लिए ताकि वाकई सस्टेनेबल इनिंग्स खेले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। शान मसूद की बात करें, कप्तानी बहुत अच्छी करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको भी दिमाग में बिठानी पड़ेगी बात के अगर मैं एग्रेसिव खेल रहा हूं तो मैंने इस 50 को या 30 रन को कन्वर्ट करना है, 100 के अंदर सेंचुरी मैंने स्कोर करनी है जो टीम को अपना एक फायदा दे सके। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश है कि 2024 उनका बहुत अच्छा साल गुजरे, आपको वही बाबर आजम नजर आए। कल स्टार्ट के अंदर जो कवर ड्राइव्स उन्होंने खेली हैं तो बाबर आजम अच्छी निक में नजर आए, लेकिन बात वही है कि अभी तक एक जो पेंडिंग इनिंग्स है उनकी, अब जो एक बड़ी इनिंग्स चाहिए बाबर आजम से वो स्टिल पेंडिंग है यहाँ पर। लेकिन रिजवान का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके 95 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और जब रिजवान बैटिंग करने आए और उन्होंने आते ही हेजलवुड को अपना स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा तो वो कॉन्फिडेंस नजर आया कि हाँ यार बैट्समैन के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो जारहाना खेलने के लिए खड़े हैं। उसके अलावा आगा सलमान की बात करें, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन जो आमिर जमाल ने कल की है, जैसे ये अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे अपना स्टार्ट के अंदर, आमिर जमाल की जो इनिंग्स है वो हर कोई डिस्कस कर रहा है यहाँ पर। कमेंटेटर्स की बात करें या बॉलर्स का, मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन आपको यहाँ तक कि मिचेल स्टार्क के फेस पे नजर आई, हेजलवुड के अपना फेस पे नजर आई। लेकिन ये विकेट जो स्पिनिंग ट्रैक है सिडनी की, यहाँ पर बॉल स्पिन करता है, लेकिन जो उन्होंने दुर्गत बनाई है उनके स्पिनर्स की खास करके आमिर जमाल ने, तो वो प्रेशर में आपको नजर आए। 300+ स्कोर पाकिस्तान करने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर अच्छा फाइटिंग स्कोर है यहाँ पर, लेकिन बॉलर्स को लिटरली मेहनत करने की जरूरत है। 2 खिलाड़ियों को तो आउट आप कर चुके हो, लेकिन एक बड़ी बैटिंग लाइनअप उनकी है अपना। वहां पर कुछ असरात बारिश के भी हैं, डिस्टर्ब तो बारिश जरूर करेगी खेल को, लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन ये बहुत ज्यादा स्पिन करता है ट्रैक। तो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, हमेशा जब भी पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने तो प्रेशर में आपको नजर आता है। जब आपने बिल्ड ऑन करनी होती है इनिंग्स, जब आपने स्कोर पाइल अप करना होता है तो पाकिस्तान एकदम क्रम्बल करता है, तो वो चीज होनी नहीं चाहिए। ये एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया एक अच्छी इनिंग्स की वजह से, अल्लाह करे कि आप इसको कन्वर्ट करके जीते। वैसा लेकिन एक डिफरेंट होगा ना एक मामला कि पाकिस्तान अब तीसरी बारी होगी, चौथी बारी ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो क्या सिडनी की जो पिच है वो स्पिन को फिर उस वक्त सपोर्ट करेगी? देखिए ये मैंने बताया ना आपको कि तीसरे चौथे और 5वें दिन 3 दिन ये बहुत ज्यादा स्पिन करेगी, आखिर दिन की बात कर रहा हूँ। कल आप जब देखें साजिद खान जब बॉलिंग करवाने आए थे, पहले ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत परचेज इस विकेट से मिल रहा था। बिल्कुल जरूर मैं कहता हूँ स्टिल पाकिस्तान शॉर्ट एक स्पिनर से, क्योंकि उनको शायद 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। आगा सलमान जरूर है, लेकिन आगा सलमान आपको पता है पार्ट टाइम स्पिनर एज कम्पेयर, क्योंकि बैटिंग उनकी ज्यादा दमखम वो रखते हैं। इस विकेट के ऊपर अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो
स्पिनर्स ने ज्यादा परफॉर्म यहाँ पर किया। नेथन लायन की बात करूं तो वो इनका बड़ा अच्छा एक हंटिंग ग्राउंड रहा सिडनी, वहां पर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं। बेशक कल आमिर जमाल ने उनको जरूर अपना उनको स्टेबल नहीं करने दिया, उनको खेलने नहीं दिया, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स की जब इस तरह से तारीफ होती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आमिर जमाल की बात हो रही है, रिजवान की बात हो रही है, मीर हमजा की बात हो रही है कि इनको एक्सपोजर मिला, इन्होंने खुद को प्रूव किया। रिजवान तो खैर ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुके थे, लेकिन बाद में हम आगे आने वाली सीरीज में या फिर गेम्स में ये देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी मिसिंग नजर आती है कि भाई अभी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आगे चल के फिर कहते पता नहीं क्या हुआ, बल्ला नहीं चला। ऐसा क्यों होता है? कंसिस्टेंसी की लैकिंग हमें क्यों नजर आती है? फिर देखिए, कंसिस्टेंसी आपकी तब होती है ना, मैं ये बात आमिर जमाल की करूं, चाहे मीर हमजा की करूं, खुर्रम शहजाद अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, लेकिन ये लंबे रेस के घोड़े, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट 4 डे क्रिकेट खेली है। इनको पता है कि 4 डे क्रिकेट के अंदर मैंने स्पेल और खास करके लंबी इनिंग्स मैंने कैसे खेली। जैसे कल आमिर जमाल ने खेली, वो बैट्समैन तो है नहीं अपना, लेकिन उन्होंने एक बताया कि हाँ मैं डाउन दी ऑर्डर जाके मैं अच्छा वाला डैमेज कर सकता हूँ टीम को। आपको लंबे स्पेल्स का जो एक प्लेयर है वो नजर आता है। मीर हमजा की आज बात करें, मुझे पता है कि वो पेस जरूर लैक करते हैं, सब बात करें कि पेस है नहीं क्योंकि आपको टेरवे क्विक एक चाहिए होता है, लेकिन अभी तक भी आप देखिए उनका इकोनॉमी रेट, खास करके वो रन्स जो दिए उन्होंने ओवर्स के अंदर, आई गेस 3 रन थे उसको 6 या 7 ओवर के अंदर, तो बड़ा एक जबरदस्त इकोनॉमी रेट उनका जा रहा है। वो बॉल को स्विंग भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को मुश्किल भी हो रही है उनको खेलते हुए। तो लंबा रेस का जो घोड़ा होता है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेली, उसको पता है कि मैंने यहाँ पर 10 खिलाड़ियों को आउट करना है पहली इनिंग्स के अंदर, तो मैंने आगे जाके बढ़ना है पाकिस्तान टीम के लिए। हमारा मसला ये रहता है कि हमारे लड़कों को, अब जैसे ओपनिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, अब्दुल्ला शफीक जब ओपन करने आए थे तो ये बात बार बार हो रही थी कि पिछले मैच के अंदर जो उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए अब्दुल्ला शफीक ने, जो अनफॉर्चुनेटली मैच जो उनसे हमें कॉस्ट हुआ, तो आपका जो मोराल होता है बिल्कुल नीचे गिरा होता है, आपका मोराल उस लेवल का होता नहीं है। वो उनकी फेस से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था कि मोराल आपका गिरा होता है। अगर आप बात करें साइम अयूब की, उसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा, पहला मैच था उसका, प्रेशर मैच के अंदर आपने उस लड़के को अपना डाला, और आपको पता है कि ज्यादा 4 डे क्रिकेट वो नहीं खेले हुए, T20 और 1 डे वो खेले हुए हैं, तो उनका एक स्टार्ट ऑफ द ईयर मैच है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं इनसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन लड़कों से, तो आप इनको नेचुरल गेम खेलने दें। अगर आप साइम अयूब जैसे प्लेयर को आप कहें कि आपने जाके वहां पर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे जाना है, तो आप पाकिस्तान पे भी प्रेशर डालेंगे और साइम अयूब पे भी प्रेशर डाल के उसकी क्रिकेट खराब करेंगे। आपने उसको, जो उसकी क्रिकेट है उसको खेलने दें, लिटरली वो लड़का रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। सही। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अब साइम अयूब है, यहाँ पर उनका एक मैच मिल गया है, उसके बाद जाके बहुत आगे टेस्ट है। पाकिस्तान के तो टेस्ट हैं ही नहीं अभी, शायद अक्टूबर में जाके बांग्लादेश है, फिर साल के एंड में इंग्लैंड के साथ शायद कोई 2 टेस्ट हैं। तो ये जो पाकिस्तान की टेस्ट ना खेलना है, इससे भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम डेवलप नहीं हो रही है। पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं, टेस्ट ना होने के बराबर अगर हैं तो वो बहुत बड़ी टीम्स के साथ नहीं है। देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने पिछले, क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप ही थी, पाकिस्तान में जीतने में कामयाब हुआ था, ये भी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर काउंट होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें। अनफॉर्चुनेट है, अगर आप इंटरनेशनल कैलेंडर को देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान ने आई गेस सिर्फ खेलने हैं 8 टेस्ट मैचेस हैं या 6 के करीब टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे के अंदर खेलने हैं, 8 टेस्ट मैचेस हैं। अगर आप दूसरी टीम्स को कंपेयर करें, अगर इंडिया को करें, ऑस्ट्रेलिया को करें, उन्हें 12-12 के करीब टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ कि ठीक है ये T20 का साल है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड T20 ऑन द लाइन है, जून के अंदर पहला मैच खेला जाना अब से 6 महीने के बाद, लेकिन टेस्ट मैचेस भी कहीं ना कहीं शायद वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं टेस्ट चैंपियनशिप। और ये वो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, जहां पर टेस्ट बिल्कुल आपने सही कहा वैसे। और दूसरा अब ये प्रैक्टिस अगर होगी टेस्ट खेलने की, तो ही हम कंडीशंस को भी समझेंगे और हम उस लोड को भी मैनेज करना सीखेंगे। अदरवाइज ऐसे ही होगा, कभी चल गए कभी ना चले, और तारीख जो हम रकम करने की बात शुरू से कर रहे थे वो भी उस तरह से मामलात नहीं हमें होते दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और सारी सूरत हाल पर बात की है। मुझे मेरा ख्याल है एक ब्रेक लेनी चाहिए। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। मौसम का हाल अहवाल आपको देंगे। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 से 4 दिन शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है, और आज कहा जा रहा है कि जी वस्ती, जनूबी और भारत से मुल्का मशरकी पंजाब समेत और सिंध के बलाई इलाकों में शदीद धुंध के बायस तुरुए आफ्ताब से पहले अक्सर मकामात पर हद निगाह
सिफर रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गहरी धुंध छाई रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी रहेगी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो कराची में तो जी बादल है, बादलों के साथ साथ कम से कम जो टेम्परेचर है वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि 13 है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है, और यहाँ पर खुनकी भी महसूस की जा रही है। अलबत्ता बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। अब हम कोयटा की तरफ आएंगे, यहाँ पर भी मतला अबर आलूद है और टेम्परेचर अगर देखा जाए तो कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और कोयटा के बाद मुल्तान चलते हैं। मुल्तान में क्लाउडी है वेदर, कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और मुल्तान के बाद लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 16 और यहाँ पर भी मतला अबर आलूद है। और इस्लामाबाद में बादलों के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। टेम्परेचर कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 18। और बड़ी मज़े की बात है कि आज लाहौर और इस्लामाबाद का वेदर तकरीबन एक जैसा है, अदरवाइज़ इस्लामाबाद में सर्दी ज़्यादा बाज़ुकात पड़ रही होती है। पेशावर की बात करें तो यहाँ तो गहरे बादल हैं और इसके साथ साथ टेम्परेचर कम से कम 6, मैक्सिमम टेम्परेचर 19 रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कराची में सर्दी कुछ बढ़ गई है, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर, इन तीनों शहरों के टेम्परेचर कमोबेश एक जैसे महसूस हो रहे हैं। तो बात वही है कि हमें सर्दी से अगर बचना है तो अपना ख़ास ख्याल रखना है। गर्म मशरूबात, गर्म कपड़े और हीटर के मामले में हमें ज़रा एहतियात करनी है और कोशिश करें बग़ैर वजह के घर से बाहर ना निकलें। तो ये था मौसम का अहवाल और श्योरली वी विल कीप यू अपडेटेड। अभी हमें चलेंगे मुदस्सिर के पास और उनके पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया सैरिश, आप मौसम का अहवाल बता रही थी कि इस्लामाबाद और लाहौर और बाकी बालाई इलाके खासे सर्द हैं, लेकिन कराची में मौसम बेहतर है। तो मौसम को एंजॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका म्यूज़िक का साथ भी होना चाहिए। तो आज आप एक ऐसी मेहमान से मिलवा रहे हैं जो वैसे तो ड्राइवर हैं लेकिन गुलकारी में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ज़रिए। गुजरात के नौजवान जुनैद जट की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इनकी सुरीली आवाज़ में गुलकारी को लोगों की जानिब से काफ़ी पसंदीदगी का इजहार किया गया है। आप भी स्टार बन गए हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और तो कि गुलकारी का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? जी शौक मुझे शुरू से था, बस जो असल शौक मुझे शुरू हुआ ना वो 3-4 साल ही हुए हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि एक सिंगर बनूं और अपने पाकिस्तान के लिए गाऊं और अपने गुजरात का नाम रोशन करूं, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप, लेकिन आप ये बताइए कि ये सफ़र हुआ कैसे? मतलब आपको ये ख्याल है कि जब मैं गा सकता हूँ और फिर आपने गाने शुरू कर दिए लोगों के गाए हुए, आपको प्लान बाकायदा सीखने का, आगे किसी अपने एल्बम पे काम करने का कुछ प्लान है? जी आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अपने पाकिस्तान जो ड्रामाज है ना इनमें मैं काम करूं और जो है ना मेरी यानी कि पाकिस्तान ड्रामाज में मेरा ज़्यादा मैं दिलचस्पी रखता हूं कि इनमें मैं सिंगिंग के रिलेटेड ना काम करूं। अच्छा मैं वैसे ये चाह रही हूँ जुनैद को थोड़ा सा लाइव सुना जाए। मुदस्सिर, बिल्कुल ज़रूरी है। जुनैद, जो गाना आपके दिल के बहुत करीब है और आपको लगता है कि आप खुद भी उसको गा के बहुत इंजॉय करते हैं, वो आज आप हमें सुनाए लाइव। जी ठीक है, मैं मौसम के हिसाब से आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, बारिश वाला ही गाना। हाय हाय हाय। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है, सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है, तेरे और मेरे का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार। वाह 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 वाह, जुनैद ज़बरदस्त, आप तो बहुत अच्छा माशाल्लाह गा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, बाय प्रोफेशन आप क्या करते क्या हैं इस वक्त? ये गाने का तो आपको शौक है, काम वाम क्या करते हैं? मैं वैसे ड्राइविंग करता हूँ
तो अच्छा। बस ड्राइविंग के साथ साथ मेरी रियाज भी होता रहता है, क्योंकि मैं सारा दिन तकरीबन जो ना आपस में खुद से ही गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा तो जी बस इसी तरह। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये बाज़-औक़ात ना ये जो मिलने का मौसम आया है बाज़-औक़ात कोई महबूबा ज़िंदगी में हो तो ऐसे ख़्यालात ज़्यादा आते हैं और गुलकारी भी बड़ी अच्छी होती है, तो कोई है ऐसी महबूबा आपकी भी या फिर बस ये शौकिया चल रहा है? जी थी, इसीलिए समझ लेके वो थी और बस थी, और इसी वजह से मैंने ये बस वो जो थी आप कह रहे हैं ना जुनैद, मेरा ख्याल है वो दर्द भी और वो सुर भी और वो तशनगी वो वही गानों में वो नजर आ रही होती। कहते हैं ना, सैरिश कहते हैं चोट लगी हो तो फिर दर्द जो है वो नजर आता है। आपने भी महसूस की है। मैं उसके आवाज जो है, खैर हमारे तो दिल पे चोटों के बहुत ज्यादा ओह माय गॉड वो लगे रहते हैं। अच्छा, तो जुनैद आपकी गुलकारी की बात करें, एक होता है आपका गॉड गिफ्टेड, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गा भी अच्छा रहे होते हैं, फिर जो आप प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री उसमें गाना चाह रहे हैं, तो सीखने का भी होता है कि चलें किसी उस्ताद को होता है कि हम अब उस्ताद के साथ गाना, सुर और लय के साथ गाना, ताल के साथ गाना, तो आपको प्लान है कि बाकायदा फिर उस्ताद भी पकड़ लिया जाए? सीख भी रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी कोशिश पता है क्या है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी देख रहा मेरी आवाज आपके सामने ही है, जो भी है किसी उस्ताद को नहीं, कोई कुछ नहीं, हालांकि होना चाहिए उस्ताद, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश दरअसल ये है कि मैं बिना सीखे जो है ना इस फील्ड में आऊँ, ताकि ये भी एक हो कि किसी उस्ताद से सीखा नहीं है, खुद से ही। मैं अगर समझता हूँ कि मेरा कोई उस्ताद है ना, तो वो ये मोबाइल है जिससे मैंने सुन के, क्योंकि इस पे काफी वीडियोस मिल जाती हैं, सुर ताल ये सब कुछ बंदा अगर समझने वाला हो ना, क्योंकि सीखने के तो बंदा कहीं से भी सीख सकता है। क्या बात है। अच्छा जुनैद, ये सोशल मीडिया पर जब आप इतने छाए हैं और इतनी आपको माशाल्लाह पसंदीदगी भी का इजहार लोग कर रहे हैं, जिंदगी में क्या चेंज आया है, किस किस ने आपसे रब्ता किया है और अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं, हमसे कुछ शेयर तो करें सीक्रेट्स जो आपके पास हैं। जी, जिंदगी में चेंज ये आया कि जो लोग कभी जिनको मैं मैसेज करता था ना कि यार जो यानी कि इस मुझे फील्ड में आगे लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे आगे लेके नहीं गए, उनको मैसेज करता था कि यार मुझे भी जो है ना मेरा भी कुछ करो यार ये वो, तो मुझे इग्नोर कर देते थे, कहते हैं नहीं चले देखते हैं, ठीक है सोचते हैं, मुझे बस ऐसे इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब उन लोगों के कमेंट्स आए ना, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस आए हैं, फिर मैंने उनको इग्नोर किया, फिर मेरा बनता है, ठीक है। अपना भी टाइम आएगा, वली आपने दुआ मांगी होगी उस वक्त, कोई बात नहीं बेटा मेरा भी टाइम आएगा। दुआ मांगी, देखिए मुझे अब शुरू से लेके मैं काफी दफा मैं रोया भी हूँ कि अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, हर चीज मुमकिन हो सकती है, बस इंसान के अंदर एक करने की सलाहियत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि कोई भी काम मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं है, अगर इंसान के अंदर ये कुव्वत और ताकत मौजूद हो वो कर सकता है बस। सही, तो आप कर सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पर आपको अपना टैलेंट जब दिखाते हैं तो टैलेंट खुद ही उभर कर सामने आ जाता है, तो वो आप मिसाल भी हैं जुनैद। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं, जिनको आप ज़्यादा सुनते हैं, जिनको ज़्यादा आप गाते हैं? फिर देखिए यही अरिजीत सिंह जो है, यही मेरा फेवरेट सिंगर है, और इन्हीं को मैं ज्यादातर सुनता हूँ। वैसे दूसरों को भी मैं सुनता, ये नहीं कि मैं हर सिंगर को सुनता हूँ ताकि मुझे पता चले कि उस सिंगर में क्या मौजूद है, उस सिंगर की क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्वालिटी है, यानी कि सबको समझने की कोशिश करता हूँ। फाइनली मैं जो सुनता हूँ वो अरिजीत सिंह ही है। इसका मतलब ये है कि आप क्लासिकल भी सुनते हैं, अरिजीत को भी जिस तरह आपने बताया आप सुनते हैं, तो मुझे मैं चाह रही हूँ कि जरा वैरायटी लोगों को भी तो पता चले ना, तो अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में भले क्लासिकल हो कोई और गाना अगर हमें सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। क्लासिकल नुसरत साहब का हो, आप अपने जॉनरा में अपने जॉनरा अपनी मर्जी से कुछ सुनाइए, आप जो आपको लगता है कि ये एक पाकिस्तानी सॉन्ग है अहमद जहां ज़ेब का, ये बड़ा वायरल हुआ है, जबरदस्त। नूरे जहां रे मोहब्बत हो जुड़े तुझसे पिया, गलियां जोगी मुझको कहो सुन, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, मेरी तुझ में ही गुम सा गया ना, मैं कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार नाम,
तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार आम। वाह 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 जुनैद, जबरदस्त। ज़बरदस्त। बेस्ट विशेज़ हैं जुनैद आपके लिए, आप इसी तरह से गाते रहिए और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत जल्द वो हम देखने को भी जो है वो बेताब है, इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या एम है, जो आपका गोल है वो अचीव भी हो। और अब आगे बढ़ेंगे। जो म्यूजिक से इश्क कहना है ज़रूर अमर होगा, जो भी आपने गाना भी सुना है। कह दिया बाबा सहरिश कह दिया, दुआ दे दिया। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है जी हिप्नोटिज्म की। मुदस्सिर, कभी आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया है? हम तो हमेशा हिप्नोटाइज ही होते हैं। नहीं, अमूमन ठग हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ ठग हिप्नोटाइज करते हैं और आपसे सारा कुछ आपके हाथ से लेके चले जाते हैं। दुनिया भर में आज हिप्नोटिज्म डे बनाया जा रहा है। बड़ी मतलब अजीब मगर हकीकत पर मबनी ये अमल है जिसकी मदद से कोई भी शख्स लाशऊरी तौर पर आपके दिमाग पर कुछ वक्त के लिए कंट्रोल कर सकता है। जनाब हिप्नोटिज्म के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मोइज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हिप्नोटिज्म कोई ऐसी चीज़ है, वजूद रखती है कि इंसान के दिमाग पर, उसके जिस्म पर इस तरह से कंट्रोल किया जाए? कोई मेडिकल साइंस, कोई ऐसी कोई चीज़, रूहानियत में इसका कोई तसव्वुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए 20 साल हो गए पाकिस्तान में मैं हिप्नोटिज्म भी सिखाता हूँ 20 साल से। और जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये प्रॉब्लम होते हैं नफ्सियाती। कुछ हमारे पास आते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के लोग। अब मैं आपको बताऊं 1940 से पहले हिप्नोटिज्म मेडिकल साइंस में बैंड था, क्योंकि इसके बारे में बड़ी अजीब गरीब थियरी है। जॉन ब्रेड एक डॉक्टर था ब्रिटिश, उसने भी इस पे बड़ा काम किया। 1940 के बाद साइकाइट्री ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर बाद में मेडिकल साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया। हिप्नोटिज्म में अगर आप किसी शख्स को, कोई कॉम्पिटेंट हिप्नोटिस्ट हो, तो करता क्या है कि जब वो आपको उस खास अमल में ले जाता है तो उस वक्त आपका जहन उसके कंट्रोल में होता है। जो वो चाहता है वही आप सोचते हैं, जो वो चाहता है वही आप महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको पानी दिया जाए और कहा जाए कि ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है तो आपको उसमें खुशबू आएगी। अगर पानी दिया जाए और कहा जाए कि शराब पी लो तो एक्चुअली आपको नशा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और इस वक्त दुनिया में जिन एरियाज में काम हो रहा है बड़ा रिमार्केबल है। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे महाज पर एनेस्थीसिया खत्म हो गया था। अब आपको पता है जब छर्रा लगता है या कोई और चीज लगती है, तोप का गोली की कोई पीस लगता है तो वहां गैंग्रीन हो जाता है, तो उसे काटना जरूरी होता है, उंगली हो या अंगूठा हो। अब एनेस्थीसिया नहीं था तो वहां पे एक डॉक्टर था, गुप्ता नाम था उसका, वो हिप्नोटाइज करके सर्जरी करता था बगैर पेन के। बंदे को पता ही नहीं चलता था कि एनेस्थीसिया दिया है कि नहीं। अच्छा। उसके बाद ये चीज बड़ी फेमस होगी। आज ब्रिटिश आर्मी में हिप्नोटिस्ट हैं जो नए रंगरूट आते हैं उनकी ट्रेनिंग में, जिनको खौफ होता है, रस्सी से नहीं चढ़ सकते, ऊपर से छलांग नहीं लगा सकते, उन पे काम होता है। आज स्पोर्ट्स में यूज होता है हिप्नोसिस बहुत ज्यादा। आज कम्युनिकेशन के हवाले से पॉलिटिशियन सीखते हैं इसको। सही। बच्चों के लिए हिप्नोसिस होता है, बच्चों में ADHD वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेशन का, उसमें हिप्नोसिस होता है। अच्छा डॉक्टर मीज, मैंने भी बात की, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि जी यहाँ हिप्नोटिज्म को यूज़ किया जाता है, वहीं पर हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि जिनमें जो लूटर्स होते हैं, यहाँ पे ठग जिन्हें आम अल्फाज में कहा जाता है, वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उनके हाथों से उनकी जमा पूंजी या उनका माल वो जनाब बांध के ले जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि इसी तरह रोड पे हमारे एक जानने वाले, उनको एक शख्स मिला, उसने उनको हिप्नोटाइज किया, उनको उनके घर लेकर गया। वहाँ पर उसने उनको कहा कि जी अपना जितना भी गोल्ड है उसको किसी कपड़े में आप बंद करें, और उसने उसको पत्थर बंद किए हुए पकड़ा दिया और वो गोल्ड सारा उससे ले लिया और हिप्नोटाइज करके और वो चला गया। कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, यानी कि अगर इस असर को आप ख़त्म करना चाहें, या ये कितने दुरानिये का होता है? लोग तो इस तरह कार्रवाइयाँ भी करते हैं फिर इसको इस्तेमाल करके। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई आप बैंक में बैठे हो या आपकी जेब में पैसा हो, उस हवाले से एक काम याद रखें कि कोई भी अजनबी आपसे आए और आपसे गुफ्तगू करे, उस गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे ही आप इन्वॉल्व हो गए, उस गुफ्तगू में शामिल हो गए, वो आपको हिप्नोटाइज। हिप्नोसिस अब सिर्फ गुफ्तगू से भी हो रहा है। पहले तो गैजेट था ना कि आपने जी पेंडुलम लिया, अब वो खत्म हो गया। अब नया साइंटिफिक मेथड ये है
कि गुफ्तगू के दौरान वो आपके जहन में ऐसी बात डालेगा जैसे लगेगा कि मेरा अपना ख्याल है। आपको दिल चाहेगा कि मैं पैसे इसको दे दूं, या आपको दिल चाहेगा मैं उस पर ट्रस्ट करूं। उस सेगमेंट को जो हिप्नोसिस का हिस्सा है उसे NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये मसला ये कि अगर कोई ऐसा शख्स आपके सामने आता है और आपसे गुफ्तगू करता है तो आपको चाहिए कि फौरन से अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दें या अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दें। जब तक आपका हाथ या पैर, देखिए जिस तरह मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर ये हाथ हिलता रहे या पैर आपके ऐसे हिलते रहे तो उसकी जो गुफ्तगू है, उसके जो सजेशन है, वो आपका जहन कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आपके हाथों की मूवमेंट जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। जब आप हाथ या पैर की मूवमेंट करते हैं तो आपका ब्रेन किसी और मशवरे को कबूल नहीं करता उस वक्त। अब अगर ये हम कर सके तो हम बच सकते हैं, वरना अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बड़े माहिर होते हैं, इन्होंने बरसों लगाए होते हैं। और मुझे यकीन है कि जिन हजारों लोगों को मैंने सिखाया है उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। सही। अच्छा डॉक्टर मोइज, ये एक नेगेटिव अमल है, या दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल है, आम आदमी को इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? क्यों जो है आप लोगों के पास वो जाकर अपने इन मसाइल को बताए और आप हिप्नोटिज्म के ज़रिए उसको हल करें, ये क्यों है, वजह इसकी? कन्वेंशनल साइकोथेरेपी जो है, एक बड़ी स्टडी है इसके ऊपर कि अगर कन्वेंशनल साइकोथेरेपी में आप किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम के लिए, या नफ्सियाती प्रॉब्लम चले ना भी हो, इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात नहीं कर सकता, सोशल एंजाइटी उसको होती है, लोगों में घुल मिल सकता, अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये भी छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, मगर ये जिंदगी को अजीरन कर देते हैं। तो अगर आप साइकोथेरेपी के 200 सेशन लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो हिप्नोसिस के 8 सेशन में आप ठीक हो जाते हैं। एक स्टडी है। तो इतना जल्दी ठीक हो जाना मुमकिन नहीं है, सिर्फ हिप्नोसिस से मुमकिन है। दूसरी हिप्नोसिस में जो बड़ी अमेजिंग चीज है वो ये है, जो किसी और थेरेपी में नहीं है, उसे रिग्रेशन कहते हैं। यानी मैं रिसेंटली हमने हिप्नोसिस की क्लास की खातून आई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कहा मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है, जब मैं किसी गवर्नमेंट की इदारे की बिल्डिंग देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है। अच्छा भाई कोई रीजन है? नहीं। कभी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं पता था उसको। उसने कहा बस पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है जब मैं कोई गवर्नमेंट के इदारे की बिल्डिंग देखती हूँ। हमने उसको पीछे ले गए, रिग्रेस किया, और जब वो बचपन में पहुंची तो एक 14 साल में वाकया निकला, एक 7 साल में वाकया निकला। वो वाकया उसको याद आ गया। अच्छा, सबकॉन्शियस में होता है, वाकया दब जाता है, जब वो याद आ जाएगा, उसका याद आ गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये और कोई थेरेपी नहीं कर सकती। ये तो वैसे डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे, अगर आप उगलवाना चाहते हैं मुजरिमों से, उनको हिप्नोटाइज करके उनसे पूछा जा सकता है कि आपने पहले कहाँ वारदात की और वो सामान आपने कहाँ रखा हुआ है, सारा कुछ बता दें। जी बिल्कुल पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेंट हिप्नोटिस्ट कई साल पहले मुझे गवर्नमेंट ने कहा था, किसी बहुत बड़े आदमी को जो पॉलिटिशियन भी था और बहुत पावरफुल आदमी था, जिस पे कत्ल का इल्जाम था, तो उसको हिप्नोटाइज के लिए मुझे कहा, 2 दफा गए, तीसरी दफा उसका लॉयर आ गया, कहता है ये मोहित साहब इसके पास नहीं आएंगे। मगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई, वो मैंने पुलिस के हवाले कर दी थी। उसके बाद मैं पीछे हट गया, क्योंकि फिर इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके पीछे आती है आपसे हेल्प मांगने के लिए कि आपकी जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाती है। सही। तो फिर तो इसको वैसे ही, जैसे आप बता रहे थे कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये यूज़ होता है रंगरूटों पर, तो इसको ना किसी न किसी तरह से तो यूज़ किया जा सकता है बेहतर मकासद के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, मेडिकल के लिए। आप मुझे पॉलिटिशियन दे दें 1 हफ्ते के लिए, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इलेक्शन में कोई पॉलिटिशियन नजर ही ना आए पर आना? नहीं, जो देखे इंसान के अंदर एक होती है उसकी नफ्स, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, नफ्स होती है, नफ्स में इंसान की सेल्फिशनेस होती है, खुदगर्जी होती है ना। सही, बिल्कुल। दूसरा उसकी रूह है जो कि सच्ची है, अल्लाह की तरफ से आई है। इन दोनों में तजाद होता है, तब इंसान बुरे रास्ते पे जाता है। अगर ये तजाद खत्म हो जाए तो इंसान बहुत बेहतर हो सकता है, और ये बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है बिहेवियर चेंज करने के लिए। कोई शख्स जल्दी नहीं उठता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई फला चीज नहीं करता, कोई वक्त पे काम नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं माशरे में एक इंडिविजुअल को। अगर आप हिप्नोसिस यूज करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। और हमारे यहाँ हमने कोशिश की है कि रातों रात अमीर भी हो सकते हैं, किसी को हिप्नोटाइज करके चेक पे साइन करा लें। बस आप जो है मुझे सबसे ये वाली चीज जो है वो जरूर ट्रेनिंग ले लें। घर में छुरी है, छुरी से आप सब्जी काटे या गला काटे, छुरी का तो कसूर नहीं है ना इसमें। बिल्कुल ये है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़, आप हमारे साथ मौजूद थे
और हमने आज बात किया। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी कर ली है। मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर मोइस कितने डेंजरस हैं इस वक्त मुझे सिखा रहे हैं। एनी हाउ बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। आप सोचें अगर आपको हिप्नोटाइज सीखना है तो, लेकिन किसी नेक काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। इस वक्त बकरी की कास मुदस्सिर हमारे साथ है और बड़ी मजे की बातें ऑफ कैम शुरू हो चुकी थी। इंट्रोडक्शन मुदस्सिर आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन की वैसे तो फरियाल को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मा है कि फरियाल का इंट्रोडक्शन जरूरी करवाएं। मेन लीड में फरियाल महमूद और बिल्कुल बकरी सी नज़र आ रही हैं आप। इस पे बात करते हैं कि ये बकरी क्या है, लेकिन इस बकरी को बकरी बनाने में सबसे अहम हाथ होता है कि पहले आप आइडिया सोचते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो इरम परवीन बिलाल राइटर डायरेक्टर और बड़ी मंजी और बड़ी अलग से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम, पाकिस्तानी सिनेमा में काम करने वाली, बहुत शुक्रिया आपसे। ये भी कुछ नया आ रहा है, कुछ बखरा आ रहा है। तो आबिद अजीज़ मर्चेंट फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं और कल फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और प्रोड्यूसर की सबको मैसेजेस भी होते हैं, दुआएं भी होती हैं कि यार आओ फिल्म देखो, और ये फिल्म देखने वाली है नए साल के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि फरियाल के पास बाद में आएंगे। पहले जिन्होंने सोचा, जिनका आइडिया था, क्यों सोचा, इनकी डिस्कशन हुई, क्यों सोचा बताइए। ऐसा बकरा क्यों सोचा, क्यों? देखिए ये जो है ना, ये बहुत सालों से मेरे ख्याल है अंदर उबल रहा था आइडिया। बिकॉज आई थिंक कि हमारे माशरे में बहुत से, हर वैसे इंसान जो होता है उसके अंदर की सच्चाई और बाहर की सच्चाई थोड़ी सी कभी अलग होती है। लेकिन ख़वातीन जो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कोड शिफ्ट करना पड़ता है हमारे माशरे में। तो आई थिंक कि वो भी एक रीज़न था। और उसके बाद जैसे हमने अलग से कहा भी कि कंदील की जब ऑनर किलिंग हुई, उसके बाद कुछ अंदर ऐसा कुछ जागा कि इस तरह से वायलेंटली जब एक वॉइस को साइलेंस किया जाता है, एक आवाज़ को, तो वो क्यों किया जाता है। तो वो एक बहुत पर्सनल फीलिंग हुई थी। तो वो फिर मैं आबिद के पास लेके आई कि यार ये उसके ऊपर नहीं, लेकिन उससे मुतासिर होकर एक किरदार है, वो कुछ करना है। अच्छा, ये बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि हम लोग जब वो कंदील का नाम सुन रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं उसकी बायोग्राफी होगी या वो जो सारा इंसिडेंट हुआ असल में हर वक्त हर जगह पर जब से फिल्म बनना शुरू, बल्कि पहले से, क्योंकि बनने से पहले 2018 में ये एक लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल होता है जो दुनिया का टॉप आर्ट हाउस फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पर ये डेवलपमेंट गई थी। और फिर कैन में पहली बार एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जो कैन फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली इनवाइट हुआ था डेवलपमेंट के टाइम पर। तो उस वक्त जो प्रेस हुआ उसमें सबका कंदील का जिक्र, बट ये कंदील की स्टोरी नहीं है। ये कंदील को एक ट्रिब्यूट, मैं तो कहूँगा मुतासिर भी हुआ है, लेकिन बेसिकली ये कंदील को एक ट्रिब्यूट है। जब आप जाके देखेंगे ये एक मज़ेदार फिल्म है। इसमें आपको बहुत ह्यूमर मिलेगा, बहुत कॉमेडी मिलेगी, गाने अच्छे मिलेंगे, थोड़ा सा डांस भी अच्छा वक्रे टाइप का मिलेगा। सो ये बेसिकली आर्ट फिल्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन आर्ट फिल्म, इट इज अ टिल्ट टुवर्ड्स कमर्शियल सिनेमा इन अ डिफरेंट वे। तो ये जो सोच रहे हैं लोग कि आर्ट फिल्म होगी, कौन देखने जाएगा, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, सुस चलेगी, पेस इतनी स्लो होगी, ये पेस स्लो नहीं है। ये इतना फास्ट है आपको बाथरूम भी जाने नहीं देगी। 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, ये आपको बाथरूम जाने नहीं देगी और इंटरवल के बगैर अंग्रेजी फिल्म की तरह चलेगी। बेहतरीन। इसमें आप हंसेंगे, आप रोएंगे, आप फील करेंगे, आपकी एक जैसे सफर होगा और आपको बहुत सारे इसमें सरप्राइजेस मिलेंगे। अचानक से ऐसा सरप्राइज मिलेगा। अगर आप जाके देखें, आज सुबह मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लगाया एक सरप्राइज, तो आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 सरप्राइज आपको। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स को ट्रिब्यूट भी है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि नया ट्रेंड जो है। लेकिन फरियाल, आपको सरप्राइज था कि जब आपसे कॉन्टेक्ट हुआ कि आप ये रोल करें, आपने ये क्यों किया, कुछ वक्रे होने का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि बस मुझे फ़ोन किया गया कि जी आपका हुआ रोल। मैंने ऑडिशन किए बहुत सारे, तब जाके मिला है ये रोल। बिल्कुल ये ऐसा रोल बिल्कुल भी नहीं था कि बस आप किसी को फ़ोन करें और वो कहें हाँ हाँ मैं कर लूँगी। ये बहुत मुश्किल से मुश्किल, एक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल रोल था करने के लिए। बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ, ये कहानी है नूर की, जो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, सिंगल है, एक माँ है और उसका मेन पर्पस ये है, वो बच्चियों को पढ़ाती है, एजुकेशन देती है और उनके लिए एक स्कूल बनाना चाहती है और वो चैरिटी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है क्योंकि औरतों की बात
कौन सुनता है पाकिस्तान में है। और वो भी स्कूल के लिए चैरिटी, तो बिल्कुल क्यों सुनेंगे। शराफत से अगर कोई औरत एक मांगे कि जी प्लीज सर, कोई नहीं सुनता। तो एक दिन वो बस जो इतनी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई हुई है वो फटती है और वो जाके सब बोल देती है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या नाम है, क्रॉस ड्रेसर है और वो ड्रैग शोज करता है। तो फिल्म खुलती ही एक ड्रैग शो से है जहाँ वो फैसिनेटेड है कलर्स और विग्स और कपड़े और इन लोगों को लेके कि वाओ कितनी आज़ादी है इन लोगों में, उस आज़ादी से इंस्पायर्ड है वो। तो वो उस दिन जाके अपने दोस्त के कपड़े पहनती है, वो एक ड्रेस होता है रेड कलर का, अपनी एक विग लगाती है और वो जाके वो सब बोल देती है जो नूर जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती बोलने का या करने का, और फिर वो वायरल हो जाती है। आपने कितना एंजॉय किया शूट को? जाहिर है मुख्तलिफ। मैं तो सोच रहा था सारी कहानी यही सुन। मैं इसके आगे नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छा कहानी सुन के आपको मजा नहीं आएगा जब देखेंगे। मुझे कहानी सुनते हुए ये कहानी ऐसी कहानी हम कभी किसी औरत को मिली है कभी पाकिस्तान में या कभी किसी औरत के लिए बनी है पाकिस्तान में। ये बहुत मजे की कहानी है और जब आप देखते हैं तो ये फुल एक फिल्म का एक्सपीरियंस है जो हमारे सिनेमाज में नहीं था और अब हम लेके आए हैं शुरू से लेके आखिर तक। विजुअली, एस्थेटिकली आपकी आंखों को भी अच्छा लगेगा, आपकी कानों को भी अच्छा लगेगा। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको ड्यूरिंग शूट बहुत मजा आया और आप बहुत इन्वॉल्व थी इस कैरेक्टर में। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने आम तौर पर ये देखा है कि जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं वो या तो ईद उल अज़हा पे या ईद उल फितर पर अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं कि लोग निकलते हैं। लेकिन अभी हालिया कुछ टाइम से, मैं कंपैरिजन तो मूवीज़ का नहीं करूँगी, लेकिन सिनेमा में मूवीज़ लगी है, चिक्कड़ लगी अभी कुछ दिनों पहले, सनक के बारे में सुना, अब आप लोगों की भी कल रिलीज़ हो रही है, तो यानी ईद से पहले आ रही है। तो क्या वजह है कि आप लोगों ईद तक इंतजार नहीं किया आप लोगों ने? बट आई ऑल्सो थिंक कि देखिए एक ही टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा फिल्में रिलीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे का बॉक्स ऑफिस स्प्लिट करती है। तो मेरे नज़दीक ऐसा करना नहीं चाहिए। सेकेंडली एक सिनेमा कल्चर बनाने के लिए कंटिन्यूअस रिलीजेस जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल पूरे साल होनी चाहिए ना, हर महीने होनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ तो चेंज करना है, किसी ने तो चेंज करना है। ये कल्चर नहीं है। ये सिर्फ 2 बैनर्स ने कल्चर बनाया है और हमने इसको मान लिया है। मोनोपोली भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जी जिनके पास पैसा है, जो फिल्में बना रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ सेट कर दी है कि जी हम ईद पे निकालेंगे। आप ईद पे निकल के उन्हें ये पता है कि लोग ईद पे पैसे खर्च करते हैं। हम इस तरह सोचते हैं कि एक पूरे साल में ग्रेजुअली हर फिल्म को आना चाहिए और हर फिल्म को उतने ही सिनेमाज और उतनी ही अटेंशन मिलनी चाहिए जितनी इन बड़े बैनर की फिल्मों को मिल रही है। क्योंकि दूसरे भी एक्चुअली बहुत अच्छी, हाँ हम रोमांटिक फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो हमें पता है जिसकी मार्केट है और लोग जिसको देखना चाहते हैं। ये औरतों की फिल्म है और मैं चाहती हूँ ये वो फिल्म है जिसमें आप अपनी दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, अपनी फैमिली को इकट्ठा करेंगे, अपनी पुप्पी, मामी, चाची, ताई, बहन, सब बेटी, सबको इकट्ठा करेंगे और कहेंगे चलो बकरी देखने चलते हैं। ये औरतों के लिए है। बट टू ऐड टू दैट इट इज डेफिनेटली औरतों की डेफिनेटली एम्पावरमेंट के बारे में है, लेकिन ये एलाइज की भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी माँ, बहन, बेटी उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं उसके बारे में भी है। तो आई वुड से कि एवरीबडी शुड कम आउट एंड वॉच इट। एंड सेकेंडली ये जो एक सिनेमा कल्चर की आप बात कर रहे हो ना, ये चेंज ऐसे ही आता है एंड होपफुली जब फिल्म अच्छी होती है तो वो ऑडियंसेस को खुद लाती है। अब ये मुश्किल है कि अब ये मैं लोगों को ये कह रही हूँ, ये अगले वीकेंड और अगले वीक के लिए ना वेट करें, ओपनिंग वीकेंड पे ज़रूर जाएं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो होता है माहौल वो काफ़ी टफ होता है फिल्म मेकर्स के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा नहीं, एक चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे फिल्म मेकर के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बजट भी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमारा सिनेमा नहीं है, उसके बावजूद फिल्म लगती है, प्रोड्यूसर्स फिल्म लगा रहे होते हैं, पैसा लगाया, उसके बाद वो रिटर्न्स उस तरह से नहीं आते। ये एक बड़ा प्रोड्यूसर्स के लिए धचका था। हमारे पास मार्केट उतनी बड़ी, ये क्या सोचा था आपने कि यार ये स्टोरी में बड़ी डिफरेंट है, ये बड़ा कुछ है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं एक बैंकर था, मैंने 21 साल बैंक में काम किया, उसके बाद मैंने आर्ट में काम किया, बैंकिंग छोड़ के मैंने आर्ट गैलरी खोली और मेरा पैशन था, फिल्म शौक था। तो जब मैंने इरम को अप्रोच किया, हमने बोला कुछ करते हैं, मेरी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी डिफरेंट है पूरी। अच्छा। अगर कुछ पैसा जो हमने इकट्ठा की, इंडिपेंडेंट फिल्म, हमने ना किसी से स्पॉन्सरशिप ली, ना कोई ब्रांड पार्टनरशिप की, ना मीडिया पार्टनरशिप की, खुद से बनाई है। कोई आपको लोगोज नजर नहीं आएंगे किसी के भी, ना मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता हूँ, ए ब्रांड बी ब्रांड किसी के भी नहीं। मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अपने दोस्तों से लिए पैसे, फैमिली से लिए, रिश्तेदारों से लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए एक्सपेंस आउट कर दी।
आजाद फिल्म बनाई है ठीक है ना, जब आप एक चीज को एक्सपेंस आउट कर दोगे तो आप बड़ा फ्री होकर एंजॉय करोगे उसकी रिलीज भी, सब कुछ भी, क्योंकि आपके पास जो भी अब आएगा वो आपकी रिकवरी है। मसला ये Secondly, I wanted to add, हाँ, I wanted to add something कि देखें, you're absolutely right, पाकिस्तान की जो सिनेमा कैपेसिटी करंट है, it is not enough to sustain recoupment. Exactly. ठीक है, इसलिए आप जब एक फिल्म बनाते हैं, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाते हैं ताकि ना सिर्फ ये डोमेस्टिकली करे बट बैनुल अक़वामी सतह पे भी परफॉर्म करे। और आई थिंक कि माशाल्लाह द फिल्म इज़ परफॉर्मिंग एंड वी आर होपिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इंटरनेशनली। बट दैट बीइंग सेड, इसका हमारी शुरू से, जब आबिद और मैंने ये बात शुरू की थी, हमने ये कहा था ये फिल्म पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले, बल्कि हमने इसमें काफ़ी ऐसे डिसीजंस लिए स्क्रिप्ट में जिसमें आई वुड से वेस्टर्न फंडिंग कट गई। क्योंकि वो चाहते थे कि हम ऑनर किलिंग की बात करें, हम ऑपरेशन की बात करें। हालांकि हम लोग लोकार्नो, कैन, एशियन प्रोजेक्ट मार्केट, बुसान सारी लैब्स से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो गोरा एक डिफरेंट पाकिस्तान देखना चाहता है। Exactly. वो प्रमोट ही कोई करना चाहता है। हमें पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से दिखाना है जो है। अच्छा, मैं वैसे आपको बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ये सोच अपनी रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये जो प्रमोशंस होती हैं ना, इनमें पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर्स हैं वो कुछ पीछे दिखाई देते हैं। आप इंडिया में देखें, कोई मूवी अभी आती नहीं है कि सबको पता चल जाता है कि मूवी आ रही है, मॉल्स में, शोज में, मतलब रोड्स पे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपनी कैंपेन करते हैं और उसके बाद बजट ही नहीं होता। हमारे यहाँ पता नहीं फिल्म मेकर्स मार्केटिंग ही नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स दैट, आई थिंक एवरीथिंग रिक्वायर्स अ बजट। एंड एक आप इंडिया और पाकिस्तान को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिफरेंट है कि उसके छोटा से छोटा फिल्म मेकर को भी हमसे बहुत ज़्यादा बजट मिलता है। अब आप देख लें, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद फिल्म है, तो हमारे पास आई वुड से कि यहाँ इस पॉइंट पे खड़े होना भी जो है ना, बहुत, जिसको मैं कहती हूँ पाकिस्तान इंडिया का कल्चर, आप फिल्म सिनेमा जाने का कल्चर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। Exactly. वो सिनेमा के दीवाने हैं, लेकिन दो मुल्क हैं दुनिया में जहां लोग सिनेमा के दीवाने हैं, एक फ्रांस और एक इंडिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्रेजी है, वो हर फिल्म सिनेमा में जाके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम पायरेसी के इतने आदी हो चुके हैं, हम बोलते हैं यार घर में देख लेंगे, व्हाट्सएप पे देख लें। नहीं, और फिल्म भी देखनी है ना, आप कहेंगे ना फिल्म देखें, कहते पास दे दें, मतलब खुद से खर्च नहीं करना ना, बिकॉज ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बिकॉज एक इज्जत नहीं है, शोबे की इज्जत नहीं, और उस शोबे को मलाइन किया गया। लेकिन अगर हमारी मैसेज आती हैं, समझ में आता है, ठीक है, वो लोग इतना नहीं कमाते कि वो एक 1500 या 2000 की टिकट खरीद सकें, उनके लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक क्योंकि हमारे यहाँ कभी स्टेबल रहा ही नहीं, फिल्म, हमारी इंडस्ट्री स्टेबल ही नहीं रही, तो हमारे लोगों को आदत ही नहीं पड़ी फिल्म देखने की, जाके फिल्म देखने की। उनकी फिल्म इंडस्ट्री तो कब से स्टेबल चलती आ रही है, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, मतलब वो जाते हैं और देखते हैं, वो एक कल्चर है उनका। हम ना अपनी फिल्मों को, ना अपने आर्ट को किसी भी तरह उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, हमारी पब्लिक को डिफरेंट चीज़ें पचती हैं, बिल्कुल इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक अरसा ये हुआ है कि कंटेंट ही ऐसा नहीं था, सॉरी, कि जिसकी वजह से लोग खानों पर तो 5-5 हज़ार का बिल पे कर देंगे लेकिन सिनेमा नहीं जाएंगे। आई एग्री, आई एग्री। ये पाकिस्तान में सिनेमाज का भी एक रुझान चेंज हुआ, जब मल्टीप्लेक्स का आगाज़ हुआ है तो फिल्म से चेंज हुई। चले हम फिल्म के ऊपर आते हैं, बकरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं सिनेमा के साथ साथ। बकरी का आइडिया आप जैसे आप बता रहे थे कि वो आया, उसके बाद जब फिल्म शूट कर रहे थे बीइंग ए डायरेक्टर, तब क्या ये था कि अच्छा जो मैंने सोचा है वही अब कंसीव हो रहा है, किस तरह से है, क्या उसमें? ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बोल्ड फिल्म है। इस फिल्म के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मोस्ट आर फीमेल। इसकी सिनेमाटोग्राफर फीमेल है, इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनर फीमेल है, इसकी फर्स्ट एडी, सेकंड एडी फीमेल है। आबिद वो हमारी थर्ड प्रोड्यूसर। we can say women empowerment, but I also think it's a meritocracy. ये assume करना कि क्योंकि औरत है उसको काम नहीं आता, हमने ये नहीं जाके कहा कि आप खातून हैं तो आप काम कर लें। They were genuinely the best at their job, and they happened to be women. तो उस तरह से आप कह सकते हो empowerment थी, but ये मैं सल्यूट देती हूँ इस टीम को और इस कास्ट को, बिकॉज इस कदर जिस हमने बजट और स्केड्यूल में बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिल्म्स का हमेशा ये होता है, इट्स ऑन टाइम एंड अंडर ऑन बजट, और मतलब कि जो प्लान होता है वही होता है। एंड आबिद भी ऐसे काम करते हैं। मैंने 11 साल पहले जोश बनाई थी, वो भी इसी टाइम पे हुई थी, पर उसका इशू ये होता है, अब अगर आप देख लें यहाँ फिल्में स्पेल्स में बनती हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है, और फिर आप चाहे बीमार हो, हम सब बीमार पड़े, हम सबका बुरा हाल हुआ, बट वी केप्ट द स्केड्यूल बिकॉज वी कुडंट अफोर्ड टू। जो आप कह रहे हो ना कि फिल्म, बिकॉज बजट इतना टाइट होता है, क्योंकि ये हमारे पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं है ना,
तो अगर हमने फिल्म ख़त्म करनी है, हमारी हर चीज़ की डील्स है, वो हमने 35 दिन में ही ख़त्म करनी है। 34 दिन में बनी है। 33 दिन कराची में, आधा दिन हरीपुर में। अच्छा, वैसे मुझे सच्ची बताना है आपने, वैसे तो आप कह रही हैं कि ऑन टाइम, बजट भी वही और सब कुछ मतलब आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होता है। किस एक्टर ने तंग किया आपको कि जिसको कॉल करनी पड़ती थी कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, कॉल टाइम है, प्लीज बी ऑन टाइम? नहीं, एनीवन? सब टाइम पर वाज आई लेट? आई थिंक मैं 1-2 दफा शायद हुई होंगी, मैं लेट नहीं होती। मेरे दूसरे प्रॉब्लम है मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे और बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो आपको इरम बताएंगी। I'll tell you। फरियाल वैसे रोज सुबह 6 बजे उठती है, तो उसको सुबह आने का मसला ही नहीं है। I'll tell you, no, I'll tell you what it is। ये मैं इस स्क्रिप्ट की और एक फ्लैटरी है कि माशाल्लाह इस स्क्रिप्ट को लेके, मैं वो जो टीम की बात कर रही हूँ, एवरीबडी गॉट सो इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट कि वो मेरे से ज़्यादा इस स्क्रिप्ट को जानते थे और अपना रहे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट, राइट? बिकॉज आप एक चीज़ लिखते हैं, उसके बाद टीम एलिवेट करती है। तो हमारे हर चीज़ पे, यू नो, ड्रेसिंग पे, मेकअप पे, लुक्स पे इतना ज़्यादा होमवर्क, इतना ज़्यादा मतलब कि काम था प्रेप के दौरान। जैसा मेकअप आर्टिस्ट वकार हुसैन जिनकी बात करते हैं, पाकिस्तान के मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट, और वो मैं उनको जाके कहती थी यार ये लुक्स है, प्लीज़ प्रैक्टिस लुक्स। वकार ने कहा यार कुछ तो मुझे खुद करना है, तो मैंने कहा नहीं आप करिएगा सेट पे, बट कैन वी जस्ट डिसाइड दीस थिंग्स। हाँ, हमने ऑल प्लेइंग रेफरेंसेस हर चीज़ का, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना जी, एक हफ्ते में शूट पे जाना है तो आप डेट्स दे दें, फिल्म करनी है। जब तक हम ये करेंगे तब तक हमारी पब्लिक नाराज़ होगी और कोई नहीं आएगा देखने के लिए। इसका बहुत पहले से काम शुरू हुआ था। सेट पे जाने से पहले हमारी रीडिंग्स हुई थी, रिहर्सल्स हुई थी। उससे पहले मैं, इरम और गुलशन हम लोग बैठ के जूम कॉल्स पे रीडिंग्स करते थे। हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात करते थे। एक इरम ने मुझे कैरेक्टर चार्ट बना के भेजा था जिसमें नूर का बताया गया था कि वो कितनी अग्रीएबल है, या वो कितनी बदतमीज़ है, या वो कितनी इस तरह 80% 90%। कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता है ऐसा। इतना होमवर्क नीडेड है ऐसी चीज़ निकालने के लिए, एंड वी बिलीव दैट this is the answer to all your prayers actually when it comes to cinema. This is what we need, this is what Pakistan needs right now. Because you know what happens on set, इतने इमोशंस आए होते हैं, टाइम टिक कर रहा होता है, तो सारा काम एक्चुअली प्रेप में होना चाहिए। बिकॉज उस वक्त जो होता है ना, आप बस उसी पे रहते हैं। हमारे ये है कि वी रियली लीन्ड ऑन दोस थिंग्स, एंड आई वुड से कि कास्ट एंड क्रू, मतलब कंवल खूसट की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लुडोविका इसिडोरी की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, आबिद की, अपूर्वा की, हम कब से काम कर रहे हैं। मैं तो लोकेशन से पहले, लूडो से मैं 5 साल से पहले, शी हैड रेड द स्क्रिप्ट 2.5 years बिफोर वी शॉट इट। हमने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग लोकेशन से पहले की हुई थी। हमने हर चीज़ की शॉर्ट डिज़ाइन, बिकॉज आई एम वेरी मतलब शॉर्ट डिज़ाइन जो होता है मैं सिनेमाटोग्राफर के साथ बैठ के करती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ इसको बेहतर बनाओ, कैसे बनाएंगे, राइट? फिर हमारी लोकेशन। सो आई वुड से कि द क्रेडिट टीम हमने चूज़ ऐसी की, और इसके बाद प्रेप इतना किया कि हम सेट पे वी कुड लेट गो एंड वी कुड हैंडल ऑल जो भंड जो होते हैं ना सेट के। मैंने सेट पे एक दफ़ा भी स्क्रिप्ट मेरे असिस्टेंट सलमान के हाथ में होता था हर वक्त, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी पेज खोल के नहीं देखा लाइंस क्या थी। मुझे लाइंस याद थी ऑलरेडी, पूरा स्क्रिप्ट याद था मुझे। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जो कि बिल्कुल आपकी प्रेप्स में शामिल भी नहीं होते हैं, और वो हो जाते हैं, और लेकिन वो फिर मेमोरीज होती हैं। जैसे गुलशन को कुत्ते ने काटा। और चाहूँगी वो शेयर करें आप ना, हमें भी तो कुछ मसाला मिले। बहुत मसाला है। कौन बताएगा? हमारे जो दूसरे हैं लीड, गुलशन, incredible actor. I think Faryal and Gulshan's chemistry is, I think, going to go down in history in this film. But उसने वो इतना जोन में जाता है ना कि उसको हम ड्राइव कर रहे थे, हम टो कर रहे थे गाड़ी, उसने सिर्फ स्टीयरिंग सीधी रखनी थी, साइड पे कैमरा लगे हुए थे। गाड़ी चलाना नहीं आती है। वो गुस्सा करेगा, उसको आती है, लेकिन वो टो कर रहे थे। वो स्टिक शिफ्ट चला रहा, देखिए स्टिक शिफ्ट चला रहा था। एक तो स्टिक शिफ्ट तो अलग होगी ना बात, हम टो कर रहे थे। टो कर रहे थे, क्या हुआ? आप सोच लें कि उसके सामने ट्रक में मैं बैठी हूँ, गैफर बैठा है, सब बैठे हैं, और वो बस गैफर की टांगे गई ऑलमोस्ट। उस बच्चे ने सिर्फ ब्रेक लगानी थी। हाँ, इतना जोन में था कि उसने यूं करके साइड पे कैमरा एक और गाड़ी को चीरती भी है। ओह माय गॉड, मैंने यूं किया है, एक कैमरा आगे यहाँ जिप पे लगा हुआ है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, और वो पूरा कैमरा जिप के साथ उस गाड़ी के अंदर, और मैंने यूं किया और सब ना यूं आगे। और फिर वो कहता है बेचारा छोड़ के, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा तू कुछ ना कर, कुछ ना कर, चुप
करके बैठ जाओ और मैं ना बिल्कुल यूं करके बैठी हुई कैमरा और ये तो साकिब मलिक जो हमारे कोई भी नहीं है उनके कैमरा से तो उनकी काइंडनेस थी कि क्योंकि ये मगरिब का टाइम होने वाला था, अजान होने वाली थी, इस फिल्म का क्लाइमैक्स है जो मैं खराब नहीं करूंगी, आप सोच नहीं सकते। और वो डे लाइट का था, वो हमने फिर क्लाइमैक्स एक कैमरा से शूट किया जिसमें फरियाल और गुलशन की परफॉर्मेंस की मैं दाद देती हूँ कि वो फिल्म कट गई, वो तो कल तुम देखोगी क्योंकि तो वो सबसे पहले मेरे पास मजा आ रहा है। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हमें ब्रेक लेना होगा, सब हमारे साथ हैं और हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग अस। जी हम वापस आ चुके हैं फरियाल, बातें हो रही हैं बड़ी मजे की। बिल्कुल हमारा लाउंज बना हुआ ना। हाँ। अच्छा हमारे जो भी कास्ट आती है बहुत एंजॉय करती हूँ, नहीं लगता कि हम सिर्फ किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, साथ बातें चल रही हैं। राइट, आई फॉरगॉट अबाउट द कैमरास। अच्छा मजे की बात है कि जो पूरा ये इंसिडेंट सुना, अल्लाह का शुक्र है कैमरा बच गया, वरना मेरा ख्याल है कि वो जो एक्टर की फीस थी ना उसमें से कैमरे के पैसे कट जाते। लेकिन ये है कि जिस तरह इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है ये खासा मुश्किल काम है। लेकिन फरियाल मैं आपसे, आपकी पहली फिल्म है सेकंड है, ये कौन सी मेरी पहली फिल्म है ये पहली फिल्म है? बिल्कुल। ये तो फिर सबसे ज्यादा धमाकेदार खबर है, फरियाल की पहली फिल्म और वो भी बकरी। बिल्कुल। वैसे अब हल्की तो कोई नहीं करती ना मैं फिल्म। वैसे बकरी का आपको मतलब है आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है, पंजाबी हूँ मैं। बकरी टाइप। सीरियसली आपकी उर्दू सुन के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप पंजाबी हैं। इसको एक्टर कहते हैं ना, मतलब इतना सा झोल नहीं है, इतना सा झोल नहीं है, इसको तो एक्टर कहते हैं। कहीं पंजाबी समटाइम पकड़ा जाता है। तो अच्छा मुझे अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी फरियाल ने बोला कि बहुत तभी तो मैंने ये किया ना इतना टाइम लगा के, तो दैट मीन्स कि आपको स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहे थे, आपको ऑफर्स हो रही थी लेकिन आपने इसको चूज किया। बिल्कुल। इससे पहले किसी को चूज इसलिए नहीं किया कि आपको समझ नहीं आया। तो आपकी वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो आप तलाश में थी और आपको यहाँ मिले? स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आई थिंक जब बकरी जैसी फिल्म कभी कोई 20-30 सालों में एक दफ़ा आती है जहाँ एक औरत मेन लीड है, टाइटल कैरेक्टर है और पूरी फिल्म उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और वो पूरी फिल्म को लेके चल रही है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हर एक्ट्रेस यहाँ बैठी है और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं कैसे नहीं करती। बेहतरीन। आपने क्या सोच के फरियाल को ही चूज किया? एंड बाय द वे आई हैव टू जस्ट एक्सटेंड व्हाट फरियाल इज सेइंग, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर जगह का मसला है कि एक फीमेल लेड फिल्म जो है वो बहुत कम बनती है। तो हमारी अमेजिंग से अमेजिंग जो अदाकारा हैं उनकी, जैसे कि किसी ने कहा शेल्फ लाइफ दिस वाज मेंट आई थिंक फॉर फरियाल। सना जाफरी जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, सना जाफरी एंड शहजाद रियाज कास्टिंग डायरेक्टर द फिल्म, हम बात कर रहे थे क्योंकि सबसे पहले हमारा यही मसला था यार बकरी प्ले कौन करेगा, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कास्टिंग। मेरी सारी फिल्मों में A to Z जो कास्ट होती है ना, ये पहली कास्टिंग डायरेक्टर वाली फिल्म है, मैंने खुद कास्टिंग डायरेक्शन की है सारी फिल्म्स की, राइट? तो कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। एक दिन मैं रात को सो रही थी और इंस्टाग्राम वाज पुशिंग हर प्रोफाइल ऑन मी। बड़े फायदे अच्छा नहीं, मैं सना से अलग से व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ और मैंने कहा अच्छा इसका ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मेरी लुक्स अमेजिंग एंड यू नो वेरी अनअपोलोजेटिक रिस्पॉन्सेज, मैंने कहा कुछ है। तो मैंने कहा सना व्हाट डू यू थिंक अबाउट फरियाल महमूद? शी कॉल्ड मी, कहती यार मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, मैंने अपना कास्टिंग डॉक्यूमेंट खोला है एंड आई जस्ट फिनिश्ड टाइपिंग फरियाल महमूद्स नेम ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। एंड आई सेड अच्छा, फिर मैंने कहा मुझे कुछ बताओ, फिर उसने मुझे बताया फरियाल की ट्रोलिंग हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा या सो शी इज़ लिव्ड अ लॉट ऑफ दिस यू नो, and obviously and then I was talking to family, they were very familiar with her work, fans, and so I said you know okay for sure she's the top to audition, because I need to see it, because it's not just you know she didn't just play, she played 2 characters, so ek range dekhna वो बड़ा important था। तो that is how I think we approached Faryal and that's where the journey began। तो Instagram का फायदा हुआ फिर आपको? अरे Instagram पे गालियों का फायदा हुआ मुझे। और दें मुझे और काम मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, दीजिए आइए। फरियाल आपकी मदर भी जो है वो भी
थी, एक्टिंग करती थी, सिंगिंग करती थी, बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन आपका पिछले दिनों में एक इंटरव्यू कुछ वायरल हो रहा था जिसमें आपने कुछ बात की, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। आप लोग बात अपने बचपन स्टेप फादर के हवाले से भी की, बहुत पुराना इंटरव्यू है, बहुत पुराना। नहीं अभी दोबारा वो जैसे मैं उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। मैं बकरी के बारे में बात करने आई हूँ, मैं बकरी के बारे में बात करूँगी। मैं उसी पे बात है, लेकिन मैं ये कि आपकी यही जो अंदर है ना कि आप बात कर लेती हैं, बिल्कुल आप बोल्ड होती हैं, आप बात कर लेती हैं, ये चीज़ इस फिल्म की वजह आप समझती हैं कि ये बना हो सकता है। मैं पहले उसको क्लैरिफाई करती हूँ कि मैंने वो क्यों कही थी बात। मेरा हमेशा से ये वो रहा है कि जो मैंने एक ज़िंदगी जी है या जो मैंने एक्सपीरियंसेस जिए हैं, उस वक्त मैं कितनी वल्नरेबल थी और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होगी और ऐसी ही रहेगी। एज अ 12-year-old 13-year-old आप ये सोचते हैं कि शायद यही है। तो मैंने उस शो पे बैठ के इतनी बड़ी बात इसलिए कही क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ they are going through exactly what I had been through, and I just want them to know that they can always change their life, they can change the narrative and change their life, get out of that situation and just believe in themselves. ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, आप ज़िंदगी बना सकते हैं अभी भी, और आगे बढ़ने का अपने ऊपर भरोसा करके अभी भी बहुत वक्त है। इसलिए मैंने बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब मैंने बकरी को, मुझे फ़ौरन तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, जो मैंने एक मोनोलॉग पढ़ा था और जो मुझे स्टोरी सुनाई थी सना ने हल्की फुल्की, आई वॉज लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो कहना चाहती हूँ और जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ मुझे वही मिल रहा है, और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने कोई बुरा स्क्रिप्ट नहीं किया पैसों के लिए, मैंने इंतज़ार किया और मुझे खुदा ताला ने वही दिया जिसका मैंने इंतज़ार किया। तो फिर आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब इसलिए भी आज ये फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल, this is everything I believe in, everything she has written. I was just like ये तो मतलब ये कहीं से पता नहीं कौन सी दुआ ये मेरी को She left me a 4-minute voice note after reading the script. I still remember. अच्छा। I don't remember. Was I crying? I remember. You were crying. You were crying. But you know the thing is, ये जो बोल रही हैं, जो मैं कह रही थी ना, बकरी is a love letter to women, not just in Pakistan, but everywhere. But also it is a love letter to anyone, women, men, children, जिनको ये कहा गया है कि तुम्हारी सच्चाई जो है उसको सप्रेस करो, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम अगर तुम जस्टिस के लिए लड़ रहे हो तुम ये नहीं कर सकते। तो ये उस तरह से एक एम्पावरमेंट की कहानी है कि जो आप हैं, जो अल्लाह ने आपको बनाया है, जो आप उसकी सच्चाई में रहें, और डोंट बी शाई। लोग कहते हैं ना बोल्ड है, भाई एक औरत अगर एक सच बोल रही है या अपना इज़हार ख्याल कर रही है, वो बोल्ड क्यों है? वो नॉर्मल है। एग्जैक्टली। Why don't we reclaim that? और मैंने इसीलिए आपसे फ़रियाल क्वेश्चन किया था कि मुझे वो उससे बड़ा अच्छा लगा था कि आप, हम कल हमारा ये टॉपिक था इसके ऊपर, हैरेसमेंट के ऊपर, हमारे साथ एक लॉयर थी, उस वक्त में मैं ये बात कर रहा था कि हमें रिपोर्ट करना है, हमें बताना है। जो अब आपने वो बताया, मैंने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार कम से कम को बात करने वाला है, वरना तो कितनी कहानियां हैं। I think उसके बाद से बहुत सारी एक्ट्रेसेस they have opened up, exactly. and I'm so glad कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बारे में आप YouTube, सिर्फ YouTube करें फ़रियाल महमूद, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आता है, उसने ये कर दिया, उसके बाप ने ये कर दिया। आप लोग सुन तो लो यार, क्या बोल रही हूँ मैं। ये तो टैक्टिक्स है ना व्यूअरशिप के लिए। लेकिन जिन्होंने सुनना था, जिन्होंने वो मैसेज वो उन तक पहुँचा, मुझे ऐसे ऐसी ख़वातीन के मैसेजेस आए जिन्होंने जो लेटर्स मुझे लिखे वो जस्ट यू नो, एंड आई वुडंट स्टॉप. These people cannot make me stop. I will say whatever I feel like saying to whoever, because I feel I have the responsibility. अगर मुझे अल्लाह ताला ने वो इज्जत दिया और वो एक ग्राउंड दिया है बोलने का, तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूँगी. और हमें किस चीज़ का फियर है? बहुत अच्छी बात है ये. बाकी किस ये चीज़ का सोच फियर है? थिंकिंग सबकी होनी चाहिए, बच्चियों की स्पेशली. अच्छा फ़रियाल, आपने जैसे कि बताया आपकी मदर भी अब एक्टिंग करती रही हैं, सिंगिंग करती रही हैं, तो उन्होंने किस हद तक आपको इंस्पायर किया कि आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग ही करनी है? पता नहीं अब इसको इंस्पिरेशन कहते हैं या क्या कहते हैं. मैं ग्रो अप ही हुई हूँ मम्मा को बहुत तैयार होते हुए देखते, शो पे जा रही हैं, बाल और मेकअप और कपड़े और नेल्स और हील्स, और तो बचपन से फिर मैं उनके साथ जब शो पे जाती थी तो मैं उनको जब परफॉर्म करते हुए देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी है. हाँ,
बिकॉज आई सॉ द लव इन हर व्हेन शी यूज्ड टू गो अप ऑन द स्टेज और वो गाना शुरू करती थी और वो जिस तरह खो जाती थी, तो वो आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था, मैं उसी वक्त से तैयार हो रही थी। फिर मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है, बस मैं अंदर ही अंदर प्रेप करती गई, शीशे में खड़े होके अपने एक्सप्रेशंस देखना। और स्कूल में मैं बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मेरा सब मजाक उड़ाते थे। अच्छा। हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, सारी क्लासेस कट करती थी, कहते इस तरह तुम कैसे ग्रेजुएट करोगी। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है। एंड देयर लाइक, okay Faryal, you need to like be serious about your life, and I'm like, I am serious, you're not believing me, I'm going to be an actress. No one believed me. The joke's on you. The joke's on you now. वैसे she is a manifester. I'm a very powerful dreamer, I say that. जबरदस्त, वैसा ही होना चाहिए, I think so. छोटी सी जिंदगी है, अगर आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो भी पूरा ना करें तो क्या फ़ायदा। ख्वाब बिल्कुल देखने सब देखते हैं ख्वाब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाबों के साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, उसके पीछे लगे रहना। सिर्फ एक एक्ट्रेस बनने के लिए आपको हाँ एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि रोज़ की मेहनत है कि मुझे सर्टन तरीके लगना है, मेरी बॉडी इस शेप में होनी चाहिए, तभी मैं जाके एक्सेप्ट की जाऊंगी इस कल्चर में। मेरी स्किन ऐसी लगनी चाहिए कि मैं यंग लगूं और मैं एक्सपायर्ड ना लगूं, मेरी शेल्फ लाइफ ना खत्म हो जाए। शेयर करें ना आप कि आप अच्छी डाइट से मुराद वेजिटेबल्स, ज़्यादा कच्ची वेजिटेबल्स, घी ज़रा हटा दें अपनी ज़िंदगी से, सालन हटा दें, चावल हटा दें, रोटी होती है खाती हूँ, उसके साथ वर्कआउट भी कर लेती हूँ। बस अपना ख्याल रखना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, वो जो एक इंसान को जिस तरह बनाया गया है उस तरह रहना है। सब चीजें हटा रहे हैं जिंदगी में, तो फीकी जिंदगी करने के चक्कर में आबिद भाई जिंदगी को कहां ला रहे हैं? आबिद भाई इज नॉट इन एग्रीमेंट। नॉट इंटरेस्टेड। नहीं ये बात एक चीज ऐड करूंगा जो उसने कहा, जी ख्वाब देखें, अपने ख्वाब पूरे करें, जिंदगी छोटी है। मैंने यही किया, बैंकिंग छोड़ी, मैंने जो सोचा था कि मैंने 40 साल की एज में रिटायर हो जाना है, 45 में एक्चुअली 40 में हो गया। अच्छा। अपने पैशन को पूरा किया। 21 साल आपने खुद को रोका कैसे? मैं तो ये सोच रही हूं। 21 साल कुछ बस डर था ना कि यार अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा। ये डर इंसान से निकल जाए, डर निकल जाए, एक बार डर निकल गया और आप अपने आप पे बिलीव करने लग गए कि यार होगा, सब कुछ सही होगा, सब चीज सही हो जाती है। आपको तो मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी थी, लेकिन मेरे में डर नहीं था, मैं उस वक्त शायद बहुत ही इग्नोरेंट थी। 21 साल की उम्र में मैंने कहा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आई एम एन एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियर फ्रॉम अ वेरी नर्डी स्कूल एंड आई जस्ट ट्रैवल्ड आफ्टर दैट। और मैंने फिल्म स्कूल में दाखिला ले लिया, मेरी अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और बस मैंने छलांग मार ली। तो मेरे में उस वक्त खौफ नहीं था बिकॉज आई वाज यंग। मुझे लग रहा है कि जो मूव हो गई थी, यहाँ जो कास्ट है वो सारे अपने उन जो डब्बों से, उन बॉक्सेस से निकल के वो आए कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, हम जिगर वाले लोग हैं। So I'm glad you talked about boxes because I always say this about वक्री कि वक्री जो है उन कैरेक्टर्स के बारे में है जो आपके चेक बॉक्सेस के बीच में फिट होते हैं। तो लेबल आप उनको बॉक्स नहीं कर सकते, उन पे लिमिट लगा सकते। और वक्री द फिल्म इटसेल्फ इज ऑल्सो समथिंग जो एक आप चेक बॉक्स में नहीं डाल सकते। जो ये कह रहे हैं ना ये आर्ट हाउस है ना ये फुल मसाला फिल्म है, ये कुछ बीच में कुछ वक्रा ही है। बीच में तो है, लेकिन क्या इसमें हमें वो नजर आएगा, वो रोमांस नहीं, रोमांस नहीं, लेकिन आपको अच्छे गाने नजर आएंगे, नाच भी। हाँ जी, इसमें गाना अली सेठी ने भी गाया है। अच्छा जी। इसमें गाना मीशा शफी ने भी गाया है, ईवा बी ने गाया है, रेशम फैज भुट्टा जो आरएफबी के नाम से मशहूर है, नताशा नूरानी, और म्यूजिक एक जीनियस है हमारा अब्दुल्ला सिद्दीकी, कोक स्टूडियो वाले। अच्छा वो उसने इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया। और इसको सबसे जो चैलेंज था ना इरम के लिए, इस फिल्म को बनाना था एज एन एंटरटेनर, क्योंकि अगर एंटरटेनर नहीं बनाएंगे तो लोग सिनेमा में जाकर बोर होंगे, वो कहेंगे यार ये क्या बोर फिल्म है। ठीक है, वो बहुत कम लोग हैं जो आप बैठ के आर्ट मूवी देखते हैं, बहुत कम लोग हैं। हमारे ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी मार्केट और सिनेमा कल्चर ऐसा है कि हमें उनको देने हैं एंटरटेनर्स, उनका एक कल्चर बनाना है कि वो सिनेमा जाए। तो ये कुछ एस्टिमेट लगाया कितना बिजनेस करेंगे? वैसे तो पहले पूछ रही हूं आपसे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा गया ना, बनी तो नहीं है, लेकिन वो सोच में तो होती है ना। इरम आपने सोचा था? चले इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। I'll tell you something, अगर फिल्म मेकर ये सोचना शुरू हो जाएगा ना, वो कभी फिल्म नहीं बनाएगा। फिल्म मेकर पैशन और एक कहानी स्टोरी टेलर है, इसलिए वो फिल्म बनाता है। ये आजकल तो मौला जट से बड़ा कंपैरिजन चल रहा है। नहीं, मौला जट से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। It's an outlier। जब मैंने
काम करना इस इंडस्ट्री में शुरू किया था तब वो बनना शुरू हुई थी। मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था जब मैं मोटी थी। हाँ जी, ये उस वक्त से बन रही है। 8 साल में आपने अगर फिल्म बना ली है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। 8 साल में मैं सीख के बना लूंगी उतनी अच्छी फिल्म मैं बना लूंगी। नहीं सीरियसली। Really, but the point is it's an outlier because yes, it's a good film, it's done really well, it's a great film and we're proud of it, but it's an outlier. आप उससे compare क्यों करेंगे? हाँ। उसका budget different है, उसकी जो पूरा financing different है, it's different. और उसकी star cast different है। हाँ। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें बहुत फर्क है। डिफरेंट है, लेकिन मतलब जी अच्छी बन रही है फिल्में, लेकिन ऐसी फिल्म हो तो देखिए जी बिजनेस का। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बोल का और बुरे का भी बोल हमारा मीडिया पार्टनर बना। हमें तो किसी ने इसकी लिफ्ट भी नहीं कराई ना। तो बोल बन जाए हमारा मीडिया पार्टनर, थोड़ी फाइनेंसिंग कर दे, हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। दूसरी फिल्म इधर से वक्री आएगी, उधर से दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मयार भी अपना अपना पसंद का है ना, कि बहुत से लोगों को मौला जट बहुत अच्छी लगी है। सुपर हिट होना फिल्म का एक और चीज है, और फिल्म का अच्छे होना एक अच्छी फिल्म है तो इसीलिए अच्छी लगी। हाँ, तो ये दो अलग अलग। बट आई सी व्हाट यू आर सेइंग। जो हम पहले बात कर रहे थे कि लोग जो है ना हाई बॉक्स ऑफिस को कोरिलेट करते हैं विद अ गुड फिल्म। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। वो मार्केटिंग बजट से प्रोपोर्शनल होता है और वर्ड ऑफ माउथ। हमारा ट्रेजेडी ये है हमारी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सिनेमा कम है, क्राउडेड स्पेस होती है, तो एक अच्छी फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ बनने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो निकाल दी जाती है। इसीलिए मैं लोगों से कह रही हूँ ओपनिंग वीकेंड, बिकॉज अगर नंबर्स ओपनिंग वीकेंड के अच्छे होंगे, हमें इस फिल्म पे इतना भरोसा है कि इंशाल्लाह ये लोगों को खींच के लाएगी। भाई जाइएगा जरूर। जितनी बातें हुई है ना, मुझे ये समझ आ गई कि मूवी कुछ हट के है। आप ये छोड़ें, आप मुझे बताएं, आप जा रही हैं? मैं जाऊंगी। डेट बताएं। चलिए मैं जाऊंगी मुझे थोड़ा सा जरा एक्सप्लोर करने दें। मुझे स्केड्यूल सेल्फी चाहिए जिसमें मैं टैग हुई हुई हूँ और वक्री द फिल्म टैग हुई हुई हो और आप सिनेमा में हो और आपके हाथ में टिकट हो। चलें जी, ठीक है। फिल्म के दौरान नहीं, फिल्म के दौरान से पहले जैसे आपने टिकट ली, आपने एक पिक्चर ली, मुझे टैग किया, वक्री द फिल्म को टैग किया, इस तरह मुझे यकीन है कि डन हो गया। उससे भी ज्यादा ये है कि टिकट लें जहां पर आप हो प्रीमियर में, हम साथ वहां पर हों, वहां पे कर लेंगे भाई हम आ गए हैं, देख लें ये वक्री लाइव देख लें, मतलब लाइव देख लें कि अब लेकिन ये कि फिल्म देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिल्म जब आप जाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप सिनेमा में उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे आबिद साहब कि एंटरटेनमेंट भी हमें मिल रही होती है। दूसरा ये है कि हर अच्छी और नई फिल्म से आप कुछ सीख कर आते हैं। और स्पेशली मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई आज भी एंटरटेनमेंट, ट्रू एंटरटेनमेंट है, तो वो सिनेमा इंडस्ट्री है। उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में नहीं है। खाना पीना आपका एंटरटेनमेंट नहीं कहला सकता, आपको घूमना एंटरटेनमेंट। आप आबिद साहब फिल्म जो है सिनेमा वो मुझे बताएं, आप आबिद साहब की तरफ क्यों देख रही हैं? क्योंकि मतलब हमारे लिए निहारी खाना भी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है। निहारी फूडीज हैं, हम फूडीज हैं। अच्छा, आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आबिद साहब को देख के कहा जा सकता है कि वो फूडी है। ओह गॉड, आई थिंक हम तीनों ही हम सबको बहुत खाने का बहुत शौक है। बहुत शौक। पाकिस्तानी बेसिकली खाने का सबको शौक है। ये पैशन है जिसने इनको इतना पतला कर दिया, वरना माशाल्लाह पहले ये भी चबी थी। तो फूड लवर्स तो ये हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं ड्यूरिंग द शूट। एक तो आपने बता दिया कैमरे वाला, जो कि आपके लिए बड़ा वो डरावना ख्वाब बन जाता, शुक्र है नहीं बना। इसके अलावा कोई ऐसा मोमेंट जो कि आप हमेशा याद रखेंगे इस मूवी के दौरान, शूट के दौरान? अगर यार एक नहीं बहुत है, तो ये मुझसे किसी और ने सवाल किया था, आई वाज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज़ देयर सो मेनी। मतलब फिल्म बन रही थी, वाकयात हो रहे थे। आई हैव टू टेल यू, आई रियली एंजॉयड, क्योंकि मैं ना अंदर से बड़ी मसाले वाली हूँ। मैं तो फिल्म मेकर बनी थी शाहरुख खान और यश चोपड़ा की वजह से। अच्छा। लेकिन मेरी फिल्में अभी वो नहीं है, बट मुझे गानों का बहुत शौक है, मुझे डांस का भी बहुत शौक है। तो मेरे लिए ये इतने अच्छे गाने पिक्चराइज करना वाज अ लॉट ऑफ फन। तो वो जिस तरह से किया, एंड फरियाल इज अ वेरी गुड डांसर, इवन दो शी डिडंट डांस इन दिस बट शी परफॉर्म्ड। बट एक बीट, गुलशन एंड फरियाल बोथ हैव बीट्स। गाने सुने स्पॉटिफाई में, सारे गाने इस वक्त है। वक्री का एल्बम है, जाके सुने। दैट वाज अमेजिंग। और यू नो लाइक एक आई डोंट इवन नो, मेरे मुश्किल है। आपस में फड्डे तो नहीं हुए ना? मतलब बाजुकात हो जाते हैं। फड्डे एक्चुअली नहीं हुए, पता है, बहुत तमीज से हमने काम किया है। जब अच्छा द थिंग इज, जहाँ आप सोचते हैं ना इतनी सारी खवातीन इकट्ठी होंगी तो कोई ना कोई मसला लड़ाई जरूर होती है। लेकिन उन खवातीन को हैंडल करने के लिए एक बंदा था ना। लेकिन खवातीन कुछ मजे के भी फड्डे होते हैं ना, मजे नहीं, खुद से वहीं पे भी बाजी नसीबी आ रही होती है। अगर मैंने कुछ सजेस्ट कर दिया या लूडो ने कुछ सजेस्ट कर दिया और इरम को नहीं अच्छा लग रहा, तो इरम ने बहुत
तमीज़ से जो है मना कर दिया और लूडो ने भी तमीज़ से बोल दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा होगा। और इरम पे अच्छा ये एक पीछे सुन के ना आप बैठ के बहुत मज़ा आता था ये सुनने का कि एक पूरी डिस्कशन चल रही है जहाँ एक नेगोशिएशन हो रही है कि ये होगा और ये नहीं होगा, नहीं होगा, और बहुत तमीज़ से हो रही है। इसमें ना किसी की आवाज़ ऊंची हो रही है और ना कोई बुरा मान रहा है। So I'll tell you, because ऐसा नहीं है, obviously हर सेट पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। सही। Okay, films are difficult. I'm telling you, मैं फिजिसिस्ट इंजीनियर थी, मुझे फिल्म मेकर बनना ज़्यादा मुश्किल लगा है। I think what happened and why everything is fine now is because जो भी कुछ सजेस्ट कर रहा था वो फिल्म की बेहतरी के लिए सजेस्ट कर रहा था। As long as आप फिल्म, यही होता था, इट्स नॉट पर्सनल, दिस इज फॉर द फिल्म, सो व्हाट इज बेस्ट फॉर द फिल्म। जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एज अ डायरेक्टर राइट, यू आर लीडिंग अ विजन एंड इफ यू आर डूइंग योर जॉब वेल, इन माय ओपिनियन, यू आर टेकिंग एवरीवन्स फीडबैक, बट गेटिंग अपनी छन्नी से गुजार रहे हैं आप। वो छन्नी से गुजरना कभी कभार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने ईगो को साइड पे रख के करना होता है, अच्छा फिल्म के लिए क्या बेहतर है। और कभी कभार ऐसा होता है इतना टाइम और स्पेस नहीं होता सेट पे दैट यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी। तो फिर मैं क्या कहती थी, आई वुड शूट इट बोथ वेज। ये बात करिए ना कि टाइम लूडो अगर इतना इंसिस्ट कर रही है। याद आ गया मुझे, अच्छा जी बताएं। और ये था कि 2022 में अक्टूबर नवंबर में शूट हुई है और हैलोवीन नाइट हमने पूरी कब्रिस्तान में गुजारी। पूरी कब्रिस्तान से आप सोचिए। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मेरे आउटफिट्स और मेरा फैशन सेंस कुछ अलग ही है। फरियाल ने कहा आज हैलोवीन नाइट है, मैं डेविल बन के आऊंगी और कब्रिस्तान की शूट। मैंने सीन लगाए हुए थे और मैंने एक रेड ड्रेस पहना हुआ था, पेंसिल रेड ड्रेस, और हम मेवा शाह में शूट कर रहे थे। सोच लें। और मैं कब्रिस्तान, और ये मुझे बार बार ना, अच्छा मैंने इनको कहा मुझे नहीं पता, अच्छा ये हमारी कब्रिस्तान की लोकेशन ना 3-4 दफा चेंज हुई है। अब ये वाला नौबत आ गई थी कि हम वी आर ड्राइविंग देयर और हमें चेंज पिन दे रहे हैं, मतलब 1 घंटा पहले जो है ना लोकेशन कब्रिस्तान की फिर चेंज हुई हमारी, क्योंकि वो पिछले कब्रिस्तान वालों ने मना कर दिया। अच्छा। तो हमारा लाइन प्रोड्यूसर आवाज अकबर बेचारा हर वक्त टेंशन में होता था, स्वीट गाय, उसने मुझे साथ थोड़ी सेटिंग मीटिंग्स करा देनी थी बेटा। उसने मुझे भेजी, बॉस ये देख ले, मैंने उसको सर डांटा, मैंने कहा आप जहां भी लेके जाओगे शूट तो करना है ना, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे मेरी कोई चॉइस है। अब आप सोचे कि वो काफी डेंजरस जगह थी, ओवरनाइट हमारा शूट था। मैंने इनको बोल दिया, आबिद को, मैंने कहा आबिद आई डोंट वांट टू नो कि हाउ डेंजरस, मैं जाऊंगी, मैं आराम से शूट, और हमने आराम से, क्या वो खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वो फिल्म लग रही है ना, कब्रों के बीच में बैठ के हमने बिरयानी भी खाई है। उसके अगले दिन जो है ना मेरा थोड़ा सा दिमाग हुआ था और मैं रोना शुरू हो गई थी, पता नहीं कुछ हुआ था मुझे। सलमान मेरा जो असिस्टेंट है आके मुझे कहता है, वो स्पॉट बॉय कह रहा है एक्चुअली फरियाल मैम ना वो कब्रिस्तान में इतना ज्यादा पूरी रात शूट की थी ना, उन पर लगता है जिन चढ़ गया। और आप बन के भी नहीं डर गई। वो जिन नहीं है, वो मैं ही हूँ। No, but it was actually challenging because हमें ज़ाहिर है बड़े महज़्ज़ब तरीके से एहतराम करके शूट करना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ज़ाहिर है बीच में खड़े होके यूं टेढ़ी सीधी करके ना, बाजू का तो जगह भी नहीं होती, आपको मतलब टापना पड़ता है। नहीं, दिस वाज ऐसा था, तो उस तरह से, और बहुत महज़्ज़ब तरीके से पूरे क्रू ने सही तरह से अपनी ड्रेसिंग वगैरह रख के और हमने कंप्लीट किया। लेकिन आई टेल यू कि जब तक, क्योंकि उसका आबिद की शक्ल नजर आ रही थी राइट, हाँ, कि मैं कह रही हूँ कि 3 बजे मेरे एक्टर्स को चाय चाहिए और ये प्रोडक्शन वाले मुझे मैंने कहा 3 बजे मेवा शाह में रात में मैं चाय का, और चाहिए भी कौन सी, दूध पत्ती मंगवा दे। मैं 3 बजे सुबह 4 बजे कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, राइडर भी कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से अकेले। फिर एंड में हम कारवान की शक्ल में निकले, हम सारे गाड़ियाँ सब साथ में निकले बाहर। राइट, सो अंटिल वी लेफ्ट ना, वी ऑल कॉलिंग ईच अदर, आर यू आउट, आर यू फाइन। वो तब सबकी जो एक्सेल नहीं होता, सांस नहीं लिया किसी ने। वाकई वैसे बहुत खौफनाक था ये, और मेरा ख्याल है मैंने पहली दफा सुना है कि मतलब वरना बाजुकात ये भी होता है कि बस शाम के टाइम निपटा के बस निकलो। हमारी पूरी रात सुबह 4 बजे निकले और हैलोवीन नाइट। सबसे अच्छा मुझे एक और चीज़ मैंने बतानी थी, कुछ हमारे 2 इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन में, एक तो वसीम हसन शेख खुद ही हैं, एक और हैं जिनकी इंस्पिरेशन में हमने किसी को कास्ट किया है। हाँ, और वो ऐसे हैं कि आप जब देखेंगे आप कहेंगे वही हैं। अच्छा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और वो जो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, एंड मेरे लिए आई एम नॉट अ कॉमेडी डायरेक्टर राइट, सो आई वाज वेरी एंग्शियस, और मैं रातों को सोचूं कि ऐसा रिवील होगा और ऐसा रिवील होगा। और फिर जब हम कर रहे थे शूट, तो पीछे जब मैंने कट बोला ना, क्रू हंस के लोट पोट रहा था, तो आई वाज वेरी, अरे हाँ, मैं सीन में हूँ और जैसे कट हुआ है मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। So we were excited. It's just insane, it's absurd, बहुत मजे का। चले जी, this is just insane। हाँ जी, और बाकी अब फिल्म देखने पे मजबूर हो गए हैं सब लोग। आप लोगों की तरफ से मैं मैसेज दे देती हूँ कि भाई ये मूवी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वक्री है,
इसके पीछे क्या साइंस थी वो बड़े अच्छे तरीके से हमने पूरा घंटा लगा के आपको समझाई है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जवाब नहीं बचता कि मूवी क्यों नहीं देखनी। ज़रूर जाएं, मूवी को एंजॉय करें। और मैं पूरी जो कास्ट है, इरम हैं, आबिद साहब हैं और फरियाल, आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मुदस्सिर, मैं बिल्कुल, और ये अब कल को 46 सिनेमास में रिलीज होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, तो आपने देखना है और फिर फीडबैक भी देना है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। सेल्फी और टैग करना है, टैग करना है, ये बड़ा जरूरी है। आई एम फरियाल महमूद एंड वक्री द फिल्म, ये दोनों टैगिंग्स आने चाहिए जब भी आप फिल्म देखने जाएंगे, प्लीज। शुक्रिया। चले, इसके साथ ही हमें इजाजत लेनी है। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आप कुछ ना कुछ आज के दिन जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।